बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ जो है अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया, लेकिन रात जो है कदरे ठंडी थी। अभी जो है मैं समझती हूँ कि जैसे ही फेब का एंड है उसके बाद जो है मार्च की तरफ जाएंगे, माह रमज़ान भी आने वाला है, तो तमाम लोग जितने भी हैं उनसे गुजारिश भी यही है कि अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा ये बात इसलिए करती रहती हूँ कि हमारे यहाँ अभी जो मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। लोगों के लिए परेशानियाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आपसे जितना हो सकता है लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ तकसीम करें, जिस किसी की मदद कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। नेकियां जो हैं वो इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हो और यहाँ के लोग भी जो है वैसे वो राज़ी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आप जो अपने एंड पे कोशिश कर सकते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम पहले से बेहतर है। हाँ चले माशाल्लाह जी। अभी जो है हम वसीम से तो उनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है सर से हम बात करेंगे इस टाइम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं इनका डिपार्टमेंट जो रोल प्ले कर रहा है उस हवाले से बात करेंगे, इनकी जो जिम्मेदारियां हैं। सेकेंडली जैसे क्लाइमेट चेंज है उसके साथ साथ जो है हम अपने माहौल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं गैर कानूनी भी बहुत सारी इस तरह की बनाई जा रही हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपकी जो डिपार्टमेंट के हवाले से जिम्मेदारियां हैं वो हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे नाजरीन भी जो है वो जान सकें। हमारा डिपार्टमेंट जो है ये हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पे मुश्तमिल है। ये इसके अंदर जो है ये वासा आ जाता है, PHAs आ जाता है और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये 4-5 डिपार्टमेंट आ जाते हैं और 3 डिवीजन है हमारे पास, मुल्तान है, डीजी खान है और भावलपुर डिवीजन है। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी गैर कानूनी जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनाई जा रही हैं और उसके ऊपर जो है कि आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा है? उस पे है बैलेंस एंड चेक है। उसके लिए जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनाए उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसको जगह मेंशन करनी पड़ती है, लंबाई चौड़ाई नक्शा उसको देना पड़ता है। फिर वो MDA के पास जाता है, MDA के पास जाके वहाँ से उसकी स्क्रूटनी होती है, वहाँ उसको डिस्पोजल के लिए ज़मीन छोड़नी पड़ती है, वाटर सप्लाई के लिए ज़मीन छोड़नी पड़ती है, सड़कों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए और बाकी जो हैं उसके लिए ज़मीन छोड़नी पड़ती है और इसके अलावा उसको पेमेंट भी करनी पड़ती है। इस वक्त कोई 140 के करीब मुल्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो 110-12 जो थी गैर कानूनी थी। वो नैब में केस गए हुए थे, नैब वालों ने फिर ये कानून में तरमीम की और फिर वापस आ गए। तो अब उस पे FIRs भी हो रही हैं और उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको भी ऑब्जर्व किया जा रहा है और उनकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। इसके बाद उसकी फाइनल अप्रूवल दी जा रही है और आवाम से यही गुजारिश है कि देखभाल के बाकायदा MDA से पता करके फिर उस चीज़ को, उस प्लाट को परचेज करें ताकि उसमें कोई आवाम का पैसा ज़ाय ना हो। सही। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही वसीम से जानते हैं। वसीम, इस टाइम महंगाई के हवाले से जिस तरह से मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बात की कि हम लोगों के मसाइल अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है जिस तरह ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है उससे दीगर मसनूआत में भी इजाफा होता है, फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी हमारे वहाँ पर भी देखते हैं हम, किरायों में जो है वो इजाफा होता है। कभी भी कमी तो खैर होती नहीं है, चाहे पेट्रोल की कीमत अगर कम भी पड़ जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है? देखिए, हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को कवर करना होता है। मतलब ना चाहते हुए भी हम मार्केट के अंदर मौजूद लोगों की ओपिनियन जो है वो ले रहे होते हैं कि वो आया इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्या सोच रही है।
ये जो टेन्योर गुजर रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि मुल्क आपका थोड़ा सा सस्टेन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि बाहर का कोई भी बंदा इस जगह पर कोई नया प्लांट, कोई नई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ पे फैक्ट्रीज लगनी थी वो फैक्ट्रीज अब मूव ऑन होना शुरू हो गई थी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये पैदा हुआ कि आया मुल्क मुस्तहकम हो तो यहाँ पर जो है वो कारोबारी मामलात में आसानी हो सके। अब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली जिक्र किया कि जो प्रोडक्ट बनती है, दवाइयाँ वगैरह जो बनती हैं, इनके लिए जो खाम माल है वो हम बाहर से मंगवाते हैं। हम सिर्फ उसको मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद उसकी कोई भी दवा बना देते हैं। अब उनको क्यों ना कि हम इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट जो बाहर से हम खाम माल मंगवा रहे हैं, इसको बेहतर ये हो कि हम इसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर दें। अरबों रुपए के 2 प्लांट जो हैं वो उन्होंने लगाए और उसके बाद जो है तमाम तर सूरत हाल एकदम से चेंज हो गई। अब वो कहते हैं कि वो मुझे लगे हुए जो बड़े बड़े गोल प्लांट जो है वो अब मुझे मौत के कुएं लगते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब वो चल ही नहीं रहे, वर्कआउट ही नहीं हो रहा। अब अगर वो नहीं चलेंगे तो आपका अरबों रुपए जो है जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया तब वो यहाँ पे जाया हो गया। ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे पहले लोगों को इलेक्शन से उम्मीदें वाबस्ता थी। इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद जो है वो महंगाई में हम कमी देखेंगे। अब इलेक्शन भी हो गए, गवर्नमेंट स्टेबल होने की तरफ भी जा रही है। और हम तो ऐसे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से हो रहा है कि आपके इलेक्शंस के बाद जो है अभी तक स्टिल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ जो है वो बनने की तरफ कोई इशारे, कोई इशारे जो है ना वो मिल नहीं रहे। पाकिस्तानी तारीख में आप कह सकते हैं कि पहली बार इस तरह का हो रहा है कि सेटअप के इतना लेट चीजें जो हैं वो इनको नहीं होना चाहिए था, बर वक्त। मैं अभी कल ही वसीम देख रही थी रात को कि ये अभी इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर देखें तो वहां पर जो हमारे इस टाइम मुल्क की सतह पर जो हमारी चीजें जो चल रही हैं उसका एक मजाक बन के रह गया। मतलब आप देखेंगे बाहर हमारे ममालिक में सिर्फ हमारे इस टाइम टॉपिक जो चल रहा है ना वो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अपने मुल्क को शुमार करते हैं एंड यू आर डिक्लेयर्ड दैट यू आर डेमोक्रेटिक स्टेट, बट डेमोक्रेटिक रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान 143वें नंबर पे पहुंच चुका है। अब बताएं ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप ये दावा कर रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कि जमहूरियत का असल भी तो नजर आना चाहिए ना। लोगों ने वोट दिए, अपने वोट से लोगों को कास्ट किया, कास्ट करने के बाद इस वक्त की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने ही है, और उस वक्त क्या गवर्नमेंट बनने जा रही है वो भी आपके सामने। गवर्नमेंट जो है वो लोगों की चॉइस से बन रही होती है। डेमोक्रेटिक स्टेट में यही होता है ना कि जो लोग चाह रहे होते हैं आप उनके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट को आप बना सके, अपनी राय दी। लेकिन हमने देखा माजी में भी यही सूरत हाल रही कि लोग बिकते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, और अभी भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि आज़ाद जो लोग उठते हैं वो उसके बाद अपने लोगों से मंशूर, वो नजरिया तो दफन हो गया ना। मैं एक जगह पे एक आम कैंडिडेट हूं, मैं उठा और मैंने एक मंशूर अपना पेश किया कि मैं गरीबों के लिए ये फला फला इकदाम करूंगा, मेरा ये मंशूर का हिस्सा है। मैंने उस मंशूर के ऊपर वोट लिया, वोट लेके मैं सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद मैं ऐवान में मौजूद हूँ। अब ऐवान में जिस नजरिए के तहत लोगों ने मुझे वोट दिया था, मैंने वो नजरिया बेच के किसी और पार्टी में मैं शामिल हो गया। अब मुझे बताएं कि वो वोट जिसकी बेस के ऊपर स्टैंप लगी थी वो वोट कहाँ है, वो लोगों का नजरिया कहाँ है। अब पार्लिमानी निजाम के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से माजी में भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई वो इस वक्त भी हो रही है। आजाद जो उम्मीदवार हैं इनकी बेस पे ही गवर्नमेंट बन रही होती है, क्योंकि आपने तादाद को पूरा करना होता है। उस तादाद को पूरा करने के लिए जहाँ पे आपकी मखसूस नशिस्तें अहमियत की हामिल हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा जो लोग अपना रोल प्ले करते हैं वो आजाद लोग होते हैं। फिर इन आजाद लोगों को जिस तरीके से मूव किया जाता है, जिस तरीके से खरीदा जाता है, नजरिया आपका दफन हो गया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर के मुल्क को स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा। ये भी एक अच्छा हम फैसला जो है वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आला ने जो किरदार अदा की है, उसके बाद अब वज़ीर आला की सीट थोड़ी सी मुश्किल जो है वो इसलिए भी हो गई कि अब लोगों की एक तवक्कुआत, एक होश, वो चीजें डेवलप हो गई हैं। मरियम नवाज के लिए जो है वो अब देखें, उन्होंने तो पहले ही तकरीर जो है वो रेडी की हुई थी, और मैं अभी सुबह इनकी एक और तकरीर सुन के ना मुझे कहा यार अच्छा ठीक है, मतलब पहले से ही ऐसा लगता है कि ऑलरेडी सब कुछ प्लान था और बस तमाम चीजें। यू आर सेइंग राइट। देखिए जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से इस निज़ाम को चलाया और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, जिस तरीके से बाकी मामला कराए, अब वो सीट इन्होंने थोड़ी सी मुश्किल कर दी है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में अब लोग उसी तरह का वर्क मांगते हैं। आपको याद होगा मुल्तान में बहुत सारे डीसीज रहे, लेकिन एक डीसी ऐसा है जो लोग नहीं भूलते, जिसको नसीम सादिक। बिल्कुल, अब आज तक उनके काम को सराहा जाता है इन सेंस ऑफ दैट कि यार बाकी भी तो डीसीज मौजूद थे ना, नसीम सादिक ही क्यों।
क्योंकि लोगों को ये बात भी पता चल गई कि इख्तियारात क्या हैं और उसको किस तरीके से पॉजिटिव वे के अंदर इस्तेमाल करना है। उससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं अच्छे होता था। लोगों को यहाँ पर ज्यादा देर रहने भी नहीं दिया जाता ना, ये भी हमारा मसला है। हमारा काम भी चाह रहे होते हैं, तब्दीली भी चाह रहे होते हैं, इंसाफ भी चाह रहे होते हैं। हम लोगों की राय लेते हैं, तो लोगों का इस हवाले से ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब को जो है वो हम इसी तरह का एक सीएम देखना चाहते हैं। अब नो डाउट कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई खातून वजीर आला जो हैं वो सामने आई हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, खवातीन के राइट की बात करते हैं, खवातीन हमें हर हवाले से रोड्स पर भी नजर आती हैं, अपने हक के लिए भी नजर आती हैं। जहाँ तक हमारे से होता है हम खवातीन को राइट्स दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर अब देखना यह है कि पहली खातून वजीर आला क्या लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती। क्योंकि बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो हमने देखा माजी के अंदर भी, हमारी रिवायात में भी ये चीज़ें शामिल रही हैं। हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें उसमें भी शामिल रही कि औरतों ने जंगों के अंदर भी जो है वो मर्दों का साथ दिया। और कहा जाता है ना, मर्द औरत गाड़ी के दो पहिए, दोनों आपस में मिलते तो बेहतर तरीके से। उससे पहले हम देखें तो हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, वज़ीर आज़म रही तौर पर पाकिस्तान की पहली, उन्होंने अपनी बड़ी अच्छी से जिम्मेदारियां निभाई भी सही। और देखिए एक एलिमेंट होता है ना कि यार खातून को अगर हम ओहदा दे रहे हैं, हम उनको किसी मनसब पे फाइज कर रहे हैं, मरियम नवाज से जो है ना लोगों की वो तवक्कुआत है नहीं, और ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम तवक्कुआत लगाकर बैठे हैं वो उस पे पूरा उतरेंगी। अगर वो पूरा उतर जाती हैं तो यकीनन ये आप देखें कि आपकी खवातीन के लिए एक बहुत अच्छा एक राह मजीद खुलेगी। हम मखसूस नशिस्तों की बात करते हैं, खवातीन की जब हम राइट्स की बात करते हैं तो खवातीन का ये भी राइट्स है कि वोटर्स एजुकेशन पे हमारे ऊपर काम नहीं होता, हमें हक नहीं दिया जाता। आज भी शहर पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर खातून के वोट डालने पे पाबंदी है, वो लोग वोट नहीं डाल सकते। उनकी बुनियादी वजह यह है कि उनके मर्दों की तरफ से उनको इजाजत जो है वो दरकार है। अब जब मर्दों की तरफ से इजाजत ही मौजूद नहीं है तो वो वोट किस तरीके से कास्ट कर सकते हैं। आपके खानेवाल के करीब एक गांव है, इसी तरीके से आपका अपर पिंडी के साथ एक गांव है कि वहां पर खवातीन कभी भी वोट कास्ट नहीं करती। एक खातून ने सिर्फ वोट कास्ट किया था और उसको भी भारी सिक्योरिटी के अंदर वोट जो है वो कास्ट कराया गया था। देखिए अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन वोटर्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें जैसे मोहतरमा ने जिस तरीके से अच्छा किरदार अपना प्ले किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, तो एक खातून के लिए, खवातीन के लिए एक पूरी लहर उससे दौड़ी कि यार ये लोग भी तो सामने आ सकते हैं। और हमने देखा पहले सिर्फ मखसूस नशिस्तें ही दी जाती थी। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वसीम साहब से कि आप ये बताएं कि है ना अब जो है ना हुकूमत पे कौन बैठेगा? अच्छा ठीक है, बड़ा मासूमाना आपने सवाल किया है और इसका हम बड़ा ही मासूमाना जवाब भी देंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके साथ ही जिस तरह कॉलर हमारे साथ है वसीम, क्या वैसे आप कहेंगे इस बारे में? तारीख में पहली दफा हुआ कि गवर्नमेंट किसी को दी जा रही है और वो कहता है कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा। जितनी भी जमातें हैं तकरीबन सबको ही ऑफर हुई कि आप जो है वो गवर्नमेंट में आ जाएं, गवर्नमेंट बना लें, गवर्नमेंट चलाएं, लेकिन सब ने कहा कि हम अपोजिशन की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को भी ये ऑफर दी गई कि आप आइए, जमात बनाइए, बैठिए, उन्होंने भी अपोजिशन का कहा। फिर हमने मौलाना फजलुर रहमान के स्टेटमेंट जो है वो सुनी, जो मौलाना ने अपनी जानिब से इकरार किया। फिर हमने इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको भी किसी वे के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई कि वो भी आके गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो उनकी जानिब से भी इसरार किया गया कि हमें अपोजिशन का हिस्सा बनना है। और बाकी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचती है, और वो तो यकीन कीजिए कि अगर हम आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उनको तो यूनिवर्सिटी कहा जाता है सियासत के हवाले से। तो अभी वो खुश हैं कि मुझे सदारत की तरफ इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर दोबारा से ये वही गवर्नमेंट बन गई है कि जो पहले PDM 2 जो पहले थी। लेकिन डेमोक्रेसी का जहां तक बात करते हैं ना हम हुस्न की, तो वो हमें उस दौर में भी नजर आया PDM में, और हमें इस दौर में भी नजर आएगा। आप देखेंगे कि वजीर आजम जो है वो किसी और जमात के होंगे,
सदर किसी और के होंगे, वजीर आला किसी और के होंगे, और इसी तरीके से वजीर खारजा किसी और के होंगे। तो डेमोक्रेसी जो है वो आपको ये हुस्न देती है कि किसी भी एक जमात को मुस्तकिल तौर पर तमाम इख्तियारात नहीं देती, और ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। जो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर हल्फ ले रहे हैं तो वहीं पे वजीर आजम की जगह पर शहबाज शरीफ हमें नजर आए, और दूसरी जगह पर हमें मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन उन्होंने जो पिछला पीडीएम ने तबाही मचाई है ना, तो इस बार जो है सारे बेचारे जो हैं इस टाइम आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों की अगर राय की बात करें, क्योंकि हम बजाते खुद तो नहीं कह सकते, हमने भी लोगों की राय की ही ओपिनियन को लेके आगे चलना होता है कि लोगों का व्यूज क्या है। काफी सर्वेज भी किए गए, चीजें भी हुई, डेवलपमेंट भी, लोगों को बड़ी उम्मीद है वाबस्ता थी कि तमाम, क्योंकि जब स्टार्ट किया गया पीडीएम का तो उसका मेन मोटो यही था कि महंगाई मुकाओ, और उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर जो महंगाई का लेवल था वो यकीनन बहुत हाई था। उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा मार्च ज़रूरी था जो मार्च किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या उस मार्च के बाद, उस गवर्नमेंट को अचीव करने के बाद, उन तमाम इख्तियारात के हसूल के बाद, क्या उस महंगाई को कम किया गया? तो इसका जवाब नो है, क्योंकि हमने लोगों को देखा कि मजीद महंगाई जो है वो बढ़ गई। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब लोगों को तवक्कुआत थी वो भी रिड्यूस होना शुरू हो गई। अब लोगों ने जो अपने जहन के अंदर एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि नई गवर्नमेंट आएगी, नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नया सारा टिनोर जो है वो हम देखेंगे, अब वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज होता दिखाई दे रहा है। और लोगों का इस हवाले से बनती गवर्नमेंट से भी यही है कि अब ये भी सवाल उठना शुरू हो गए कि क्या ये गवर्नमेंट पूरे साल करती भी है या नहीं। बाद माहिरीन ये कहते हैं कि अब इलेक्शन खत्म होने के फौरी दिन के बाद से नए इलेक्शन की तैयारी का आगाज हो चुका है। मतलब आप देख रहे हैं कि दोबारा से अगर वही सिनेरियो शुरू हो गया तो दुआ है हमारी कि गवर्नमेंट पूरा अपने 5 साल मुकम्मल करे, लेकिन अगर नहीं होते जो हालात लग रहे हैं वो 5 साल के तो लग ही नहीं रहे। अच्छा, वो ऐसे लग रहा है कि शायद ये साल भी पूरा कर जाए तो बड़ी बात है। बहुत कम सूरत हाल में हमने ऐसे देखा कि किसी ने गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरी की हो। पाकिस्तान के अगर हम हिस्ट्री और थोड़ा सा बैकड्रॉप के ऊपर जाके काम करें तो वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं। आप 90s का दौर उठाइए, आपने देखा जुल्म, जबर, जलावतनी और ये तमाम मामला जो हैं वो हर किसी को फेस करना पड़े और फिर दोबारा होते हैं। ये तो वो सूरत हाल है कि आपने किसी का मुंह पकड़ा हुआ है और आप पानी में उसको गोता दे के फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको इख्तियार देते हैं, फिर उसके बाद जब देखते हैं वक्त पूरा हो गया फिर उसको गोता दे देते हैं, फिर जब वो सांस लेने के लिए ऊपर करते हैं, यही लोग रिपीट हो रहे हैं। आप 1980 से आइए। मैं आज चीफ जस्टिस जो है वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि कहीं लोग जो है वो ये थोड़ी अथॉरिटी रखते हैं कि सच बोला जाए और हक पे बात की जाए। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने इतना कुछ खुद ही आपने बंद कमरों में बैठ के डिसाइड करना था कि किसको वजीर आजम बनाना है और किसको आपने सदर बनाना है, किसको आपने वजीर आला बनाना है, तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं थी। ये लोग मतलब लोगों ने कहा। हाँ, बिल्कुल इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर जो है वो बात भी हुई कि देखिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों की जाए। हाँ, फिर इतना बड़ा आपने क्यों देखा कि लोगों के अच्छा नेटवर्क खत्म किया गया, तमाम लोग, सवाल एक क्वेश्चन है ना कि हाँ, ये कहा जा सकता है कि नेटवर्क जो है वो खत्म किया हो सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से किया गया हो, लेकिन आप ये मानिए कि वोट डालने तक, अपने घरों से निकल के वोट डालने तक, फॉर्म 45 तक लोगों का कहना है कि इलेक्शन फेयर था। आपको किसी किस्म का कोई मुजायका नहीं हुआ, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा आप किसको वोट डाल रहे हैं, क्यों वोट डाल रहे हैं, कब वोट डाल रहे हैं। आप आजादाना तौर पर अपनी हक राय दही आप लोगों ने जाकर इस्तेमाल की, और उसके जो नताइज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो फॉर्म 45 तक लोगों का मानना है कि अभी तक जो है हमारे पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं आया। लोगों ने अपनी पसंदीदा जमात के नारे भी लगाए, लोगों ने जो है वो उसी तरीके से शोर-ओ-गुल का जो एक पूरा अंदाज होता है लोगों का वो भी किया। कोई इस तरह की कबाहत मौजूद नहीं थी। इस इलेक्शन को कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तानी तारीख का पुरअमन तरीन इलेक्शन था। आपको मसाइल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा। अच्छा, वो ये ना, ये कि तमाम चीजें जो हैं वो अगर बेहतर तौर पे की जाती तो शायद अभी जो इतना चीजें हम देख रहे हैं शायद इन मसाइल को ना देखना पड़ता। लोगों का सिर्फ ये एक गिला जरूर है कि देखिए कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट हो गया। अगर वो रिजल्ट हमें माजी में जिस तरह इलेक्शन होते रहे अगर उस तरह से मिल जाता तो फिर शायद ये गुमान खत्म हो जाता, क्योंकि जो लोगों ने भी अपनी राय का इस्तेमाल किया, लोग दोबारा आर ऑफिस भी गए और जाकर रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस भी दी, चीजें भी दी, उनका बस यही पॉइंट था कि आप टाइम न लीजिए, 2-3 दिन ना गुजारिए,
उससे हमें खदशात जो हैं वो बिल्कुल पैदा हो ऐसे ही सकते है। हैं। और जब तक हुकूमत भी अभी नहीं स्टेबल होती ना, तब तक हमारे मामलात भी स्टेबल नहीं होंगे। अच्छा जी, मजीद भी इस पे बात करते हैं वसीम और हमारी, तो फिर जब हम थोड़ी सियासत पे बात करें तो फिर ऐसे लंबी सियासत पे जब बात छिड़ जाती है। अच्छा, सर से जानेंगे, सर क्लाइमेट चेंज के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें जो है आपका जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें कि हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनका क्या किरदार है या हो सकता है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारे ACS साहब की बड़ी क्लीन हिदायत हैं कि इस पे बड़ा काम किया जाए। इस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बड़े और मैच्योर दरख्त हम मेरिडियन में, सड़कों के दरमियान में और राइट ऑफ में जो है उस पे, और ग्रीन बेल्ट्स में हम लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा नागशाह चौक से आगे तक ये जितने भी हैं रोड कट करके हमने वहाँ पे पेलकन के दरख्त लगाए हैं और अच्छी स्पेशीज़ के और आला क्वालिटी के दरख्त लगा दिए। ये जरी यूनिवर्सिटी के सामने, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के सामने हमने प्लाट्स बनाए, वहाँ पे जो है ना ग्रास ढाका का वो लगा दिया गया है। और मैंगो आर्चर्ड ये बहावलपुर भी शुरू कर दिया गया 50 एकड़ में। ये वाल सिटी और ये PHA के ताउन से इकट्ठे ये कर रहे हैं 50 एकड़ में। और इधर मुल्तान में भी 1% और 2% हार्टिकल्चर के हिसाब से जो अमाउंट मिलती है उसको फ़ौरन यूटिलाइज करके बड़े बड़े और मुख्तलिफ स्पेशीज़ के दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि इस पे ग्लोबल वार्मिंग पे काबू पाया जा सके। अच्छा, उसी की वजह से ना हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, फिर हम अगर यहाँ पे मुल्तान की बात करें तो जितनी तेजी से यहाँ से दरख्त काटे गए हैं और यहाँ पर अब हमें जितना मुल्तान जो है हमें गर्म तरीन मिलता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि आपको साफ शफाफ जो है हवा भी मिलने को हम लोगों को मुयसर नहीं है, ना साया है, ना उस तरीके से जो है आपको चीजें जो हम अपने माहौल को बेहतर कर सकें वो चीजें नजर आती हैं। ये MDA ने मास्टर प्लान बनाया था 2040 तक, वो वैलिड है। उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और उसमें कोशिश की जा रही है कि उसको ऑब्जर्व किया जाए और उसके मुताबिक ही काम किया जाए। जो कमर्शियल रोड हैं उनको कमर्शियल की इजाज़त दीजिए, जो रेजिडेंशियल हैं उनको रेजिडेंशियल की इजाज़त दीजिए, जो एग्रीकल्चर जगह है उस पर एग्रीकल्चर मतलब है वो सीड वगैरह और उसके प्लांट्स वगैरह लगाए जाए। इसके अलावा हमने मियाँ वाकी जंगल भी लगाए हैं, मुल्तान में भी लगाए हैं। 4 मियाँ वाकी जंगल मुल्तान में लगाए हैं, 4 DG खां में लगाए हैं, 3 बहावलपुर में लगाए हैं। वो तकरीबन मैच्योर होने वाले हैं, मैच्योर होने के करीब हैं, जिसकी वजह से इस पे काबू पाया जा सकेगा। सही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इससे कितना फायदा होगा? इससे काफ़ी ऑक्सीजन मिलेगी। अब ऑक्सीजन जो है वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से जो नए दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ते हैं, उनको जो है ना ज़्यादातर लगाया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि इतने ज़्यादातर तादाद में हमने देखा कि पौधे लगाए जा रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे भी थे जिनका कोई फ़ायदा नहीं था, हालांकि इस तरह के पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सके, जिससे आपको कोई फ़ायदा हो सके, जिसमें हमारे माहौल में भी बेहतरी है। इस तरह तो हमने लाखों करोड़ों तादाद में हमने आए दिन देखा जो है वो जितने भी इदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, चाहे तालीमी इदारे हैं, तो क्या जी माहौल को बेहतर करेंगे, लेकिन हमने देखा कि उस तरीके से पौधे लगा दिए लेकिन उनकी हिफाजत के लिए हवाले से जो है कोई इकदाम नहीं किए गए। ठीक कह रही हैं। इसी तरह मुल्तान में बहुत सारी जगह के ऊपर जो है वो दरख्तों को लगाया, पानी उनको नहीं मिला और वो सूख गए। हाँ, पूरे दरख्त अभी भी यही हाल है, लगा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है लेकिन लगाना ही मसले का हल नहीं है, उसको मेंटेन करना जो है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितनी सफाई के साथ हमारे बोसन रोड से चीजों को साफ किया गया और कंक्रीट वहाँ पे बिछा, तो हमारा जो लैंड की वजह से जो हमारी यहाँ की पैदावार थी वो भी डिस्टर्ब हुई। हमारा मैंगो यहाँ से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हुआ। और सबसे बढ़ के ये कि आपको एक फील जो आती थी कि यार कहीं पे अगर आपने ठंडी हवा में सांस लेना तो आप उस रोड का रुख कर लेते थे। अब वो आपको शायद सिटी या DHA क्रॉस करने के बाद आगे जाके वो कहीं फील आगे भी नहीं है। अब वो वाला भी हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बना दी गई हैं जो हम अब ये देख रहे हैं कि मुल्तान में जितनी जल्दी चेंजिंग आई है, मतलब हर अब आप जहाँ पे भी देखें, जहाँ पे आपके ज़रई इलाके थे, जहाँ पे आपकी ज़मीनें आबाद थी, फसलें आबाद थी, वहाँ पर ही आपकी हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक दौर होता था कि हम देखते थे कि पूरा टेन्योर होता था, मतलब सर्दी गर्मी फिर एक बहार का पूरा अंसर आता था, फिर खजा का पूरा आता था। अब ऐसा आता है कि सर्दी डायरेक्ट गर्मी, हाँ, और गर्मी डायरेक्ट सर्दी।
आपके बीच में जो खजा और बहार का कॉन्सेप्ट है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहा है। खिजा फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रह गई है। बहार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म होता जा रहा है। वो अगर आपको पहले मिल जाते थे 2-3 महीने, हम कहते थे पाकिस्तान में 4 मौसम है, आपको अच्छा खासा टाइम जो है वो मिल जाता है चारों मौसम एंजॉय करने का। अब वो मौसम की ड्यूरेशन जो है वो कम होती जा रही है और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप बाहर का वो लुत्फ जो है वो नहीं ले सकते। आपके पास ही अब जैसे फेब के अंदर जो है वो फेब से लास्ट में जाके और मार्च के एंड तक जो है वो थोड़ा सा आपको टेन्योर मिलेगा, जिसमें हमारी अपनी फैमिलीज घरों में किया करती थी कि बाहर आ रही है, नए पौधे फूल ये वो तमाम चीजें जो है वो लगा लें। अब तो वो टेन्योर ही खत्म होकर 15 से 20 दिन अच्छा, इसके हवाले से भी लाजमी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, जिस तरह से बहार की बात हो रही थी, तो जश्न बहारा के हवाले से हम हमेशा कहते हैं ना कि बड़े हमारे इवेंट्स होते हैं, एक खुशी मनाई जाती है कि बहार का मौसम आ रहा है, उसको वेलकम किया जाए। अच्छा, रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं, आपको एक ऐसा ना एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आपको ना ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, ना ही ज़्यादा सर्दी का एहसास होता है। एक प्लेजेंट मौसम जिसे कह सकते हैं कि आप उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि हमारे यहाँ मुल्तान में तो वैसे ही गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है और उसके बाद जो है हमें बहार का, जैसे अभी हम वसीम और मैं बात कर रहे थे कि बहार का मौसम हम अब इंजॉय नहीं कर पाते। सर, वैसे जश्न बहारा के हवाले से आप लोग जो है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या इवेंट्स हैं, क्या प्लान्स हैं, इस हवाले से हमें बताइए। इसके मुतालिक हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक है और तीनों डिवीजन्स में इक्वली होगी, मुल्तान में, भावलपुर में और डीजी खां में। और इसके हमने बड़े इंतज़ामात किए हुए हैं। अच्छी किस्म की नर्सरीज लगाई हुई हैं, पटूनियाँ लगाई हुई हैं और गुले दाऊदी है और बाकी फ्लावरिंग शो है, इसमें वो भी होगा और म्यूजिकल नाइट भी होगी, फ्रूट स्टॉल्स भी होंगे और अवाम को अच्छी तफरीह मुहैया होगी, हेल्दी। हाँ, वही है ना कि लोग इंटरटेनमेंट भी चाह रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ही हमारे यहाँ पर मौके बड़े कम होते हैं। अच्छा, इस तरह की जो फैमिली इवेंट्स होते हैं, लोग फिर इसको एंजॉय भी करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से रंगारंग के फूलों की नुमाइश स्पेशली जो लगाई जाती है और मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, तो उनसे वैसे ही आपको देख के एक खूबसूरत एहसास पैदा हो रहा है मुख्तलिफ किस्म का। देखिए, फूलों को देख के अगर वो गुलाब के हो और खूबसूरत फूल हो, हाँ, तो वो एक यकीनन आपको एक ताजगी का एहसास देते हैं। और फूल तो एक चीज ही ऐसी है कि जिसको देख के आप जिस भी मूड में। मेरी अम्मा हयात थी ना वैसे में, जो याद है आगे, जब फूलों की नुमाइश स्पेशली जो है वो यहाँ पे लगाई जाती थी, आर्मी के एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा ही फूलों की नुमाइश होती थी। सबसे पहले आर्मी की तरफ से ही लगाए जाते थे। तो मेरे खुद फादर जो है वो आर्मी से रिटायर्ड, तो हमें सबसे पहले होता था कि हमने जाकर जो है ना वो सबसे पहले नुमाइश देखनी है। तो वो अब बड़ा ही क्रेज होता था। और खैर उसके बाद तो खैर अब चीजें उस तरीके से जो है वो जैसे जैसे आप चेंज होती रहती है वक्त और हालात के साथ साथ, तो अभी बड़ा कम देखने मिलता है। अभी है कि लोगों के लिए बड़ा ओपनली जो है वो नुमाइशें लगाई जाती हैं ताकि हर बंदा जो है वो आते जाते जो है उस नुमाइश को भी देख सके, एंटरटेन हो। हर चीज का ना एक वक्त होता है। अब हम समझते हैं कि शायद हम उस लेवल पे आ गए हैं, बड़े हो गए हैं जिंदगी में, अब हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है कि हम उस एंटरटेनमेंट को ना देख पा रहे हैं, तो ये एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास एक खास कम्युनिटी है, जैसे आपने कहा कि मैंने बचपन में इस तरह की चीजों को किया, आपकी एक मेमोरी है। जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उसके लिए भी तो हमने कोई मेमोरी देनी है ना। अगर ये एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसने बहारा के तौर पर, फ्लावरिंग शो के तौर पर, और उन बच्चों को कम से कम ये बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि जैसे ही तमाम चीज़ें डिजिटल वे के अंदर जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि तमाम बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज से दूर होते जा रहे हैं। वो बेहतरीन अंदाज में कुश्ती कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, बेहतरीन खेल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटराइज चीज़ों की हद तक। और मोबाइल में बहुत अच्छा गेम खेल लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि जिस्मानी तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, न्यू जनरेशन जो हमारी है, ना उनकी फिजिकल फिटनेस उस लेवल की है जो हमारे आबाओ अजदाद की हुआ करती थी, ना तो वो कोई भारी वजन उठा सकते हैं, ना उनकी सेहतें जो है वो पूरी सूरी हैं। और खजूखाल जो है वो चले हम ये समझ लें कि हम दोनों की एज का मीडियोकर हैं कि जिनको थोड़ा बहुत जो है वो लस्सी पानी मिल गया। तो नई जनरेशन बर्गर टाइप की आ रही है, तो
जिम जाने का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज, खेल के जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो कम हो रहे हैं। लोग अपने घरों में बैठ के मुख्तलिफ किस्म की वीडियो गेम्स जो हैं वो खेल रहे हैं, वहाँ पे अपनी पावर का और मेंटली तौर पर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दैट्स नॉट, जब आप फिजिकल कर रहे होते हो तो आपकी एक किस्म की एक्सरसाइज हो रही होती है। और अब हम सारा दिन कमरे में बंद रह के जो है वो कोई वीडियो गेम अगर सारा दिन खेल रहे हैं तो वो कोई एक्सरसाइज तो नहीं है ना। मेंटली तौर पर आप कम से कम जितना मर्जी मूव कर लें। अब इस तमाम चीज़ों को देखते हुए, बेस करते हुए हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में एक बज़्म अदब का कॉन्सेप्ट होता था। पीटी कराया करते थे असातिज़ा ना, कि दिन में सुबह सुबह शाम को एक एक्सरसाइज असेंबली के अंदर। वो असेंबलीज का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो रहा है। पीटी का बड़ा मजा आता था, सुबह सुबह सारे लोग बैठ के इंतजार करते थे कि कब जो है वो पीटी कराई जाएगी। और उस वक्त में एक मास्टर होता था, वो बेल बजना और तमाम चीजें। अब वो नहीं है, अब वो असेंबलीज का कॉन्सेप्ट भी कम हो रहा है। हम सुबह आगाज से कल में ये तमाम चीजें अब पैदा होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि हम चीजों को बहुत मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन उस मॉडर्न वे के अंदर हम अपनी असल को भूलते जा रहे हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हम फिर दोबारा से मिट्टी के बर्तनों पे आ जाएंगे। फिर जब हमें अभी भी हम उन चीजों को मिस कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज होगा, फिर हम इस तरह के रेस्टोरेंट खोल लेंगे, चीजें खोल लेंगे कि वो चीजें सारी नायाब हो जाएंगी और हम शौक से खाएंगे कि आज हमने मिट्टी के बर्तन में खाना खाया, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा देसी वाला था। मतलब अभी भी हम इन चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब तालीमी इदारे में इस वक्त जो बेहतर सूरत हाल चल रही है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में पहली बार ग्रीन बुक जो है वो मुतारिफ की गई स्कूल्स लेवल के ऊपर, कि हम बच्चों को कम से कम ये बता सकें कि दरख्त पौधे हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कितने अहम हैं और हम इससे क्या फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। तो 7वीं के निसाब में ग्रीन बुक को शामिल किया गया। ये भी जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की बदौलत ही हुआ। और जनूबी पंजाब तालीमी सेक्रेटरीट की अगर मैं बात करूँ स्कूल एजुकेशन की, तो उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया और इस बुक को पार्ट बनाया इस तमाम तर एक्टिविटी का, कि 7वीं क्लास के मजमून और सिलेबस का इस बुक को हिस्सा ही बना दिया कि आप कम से कम अपने स्कूल के अंदर एक पौधा जो है वो लगाएंगे। और स्टाइल जो उसको दिया वो पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्कशन के बाद में वाकई दिया। और मैं वाकई एक ऐसा स्टाइल है कि जिससे आपका जो जंगल 10-15 साल में बनना है वो आपका जंगल जो है वो 4 साल के अंदर डेवलप हो जाता है। उसमें एक स्टाइल है कि पौधों को हमने इस तरीके से लगाना है कि इनकी ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के सहारे रह के अच्छी हो जाएगी। आप अकेले तना पौधे को लगाओगे तो वो इस तरह हवा से झूलता झूलता टूट के गिर जाएगा। जब साइड पे आप बॉर्डर और चीज़ें वगैरह उसको दे रहोगे तो वो किसी न किसी लेवल के ऊपर आपकी जो जितनी भी हवा आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, वो उन तमाम चीज़ों को बेयर कर रहा होता है। तो कमिंग डेज के अंदर हम समझते हैं कि हमने नौजवान नस्ल को जोड़ने के लिए, अपने न्यू जनरेशन को कुछ देने के लिए अगर कुछ करना है तो टेक्नोलॉजी नो डाउट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम IT से जुड़े रहे, चीज़ों से जुड़े रहे, वो हमारे बच्चों को ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए अगर हमने फर्दर वर्ल्ड को कंपेयर करना है। लेकिन हम अपनी रस्म व रिवाज, अपनी असल चीज़ें उनको भी नहीं भूल सकते। अगर हम उनको भूलते हैं तो वो तमाम चीज़ें नापैद हो जाएंगी। और जिन लोगों का कल्चर ना हो, जिन लोगों की अपनी तहजीब ना हो, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। मैं वेस्टर्न अगर चीज़ें पहन के कहूँ कि ये मेरे क्या है, मेरी पहचान क्या है, लोग आते हैं सबसे पहले उनका सवाल ही होता है कि हम मुल्तान आ रहे हैं, मुल्तान में हमें क्या दिखाओगे। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। के हवाले से जैसे कल भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मादरी जुबान के हवाले से जो है डे सेलिब्रेट भी किया, उसमें हमारी सकाफत ही है ना बेसिकली, हम अपनी जुबान के हवाले से। तो यही चीजें हैं कि जब तक हम इनको याद रखेंगे, जिंदा रखेंगे, तो हमारी पहचान भी जिंदा रहेगी। वरना तो दुनिया आपको नहीं जानती कि जो कौमें अपनी ताकि नस्लियाँ की बात कर लेते हैं, उस पर बिठाती हैं, तो जाहिर बात है उन्हीं की दिल और दिल के लहू से गुलनार होती हैं चीज़ें। और वही चीज़ें जो हैं वो तारीख में ऐसे नकूश छोड़ती हैं जिन पर आने वाली नस्लें नाज करती हैं। और अगर हम यही अपनी नस्लों को नहीं दे पाएंगे तो मुझे बताइए कि हमारे पास बताने के लिए कुछ होगा। जिस कौम जिस कंट्री का, जिस शहर का कोई कल्चर नहीं होता, जिसका कोई कस्टम नहीं होता, जिसकी रस्म और रिवाज नहीं होती, तो वो लोग जो हैं वो इतने फेमिलियर भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। सर, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ज़राई इलाकों को जो है वो चुना जाता है, कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई जाती जिसमें ज़राई इलाकों को जो है साइड पे रख कर कोई इस तरह की जगह सिलेक्ट की जाए जहां पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाए, और जहां पर जो है हमारी ज़राअत के हवाले से, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं, जनूबी पंजाब को एक रिच समझा जाता है ज़राअत के हवाले से। अब हम देखते हैं ज़राई इलाके हमारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? कोई पॉलिसी वगैरह? इस पे पॉलिसी ये है कि मल्टीनेशनल बिल्डिंग जो है ना, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 4 स्टोरी, इस किस्म की बना के ना
उस एरिया को, एग्रीकल्चर एरिया को सेव किया जा सकता है, ताकि वो एग्रीकल्चर एरिया वो एग्रीकल्चर ही दे सके, उसके ऊपर सोसाइटी या उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम वो न बन सके। इस तरीके से इसको बचाया जा सकता है। अच्छा, इस तरह जिस तरह बहुत सारे जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनके ऊपर फिर आप अगर कोई जिस तरह से आपका जो रोल प्ले करते हैं, कोई उनको कंट्रोल करने में, कोई आप जुर्माने वगैरह करते हैं? जुर्माने करते हैं, उनको सील आउट करते हैं, उस पर FIR देते हैं, उनको सील आउट करते हैं। इसके अलावा उसकी जो खरीदो फरोख्त है वो रोक देते हैं, सब रजिस्ट्रार को हिदायत कर देते हैं कि इसकी रजिस्ट्री नहीं करनी, इस लैंड पे ना ही कोई इंतकाल हो सकता है, ना ही उसकी ज़मीन कहीं मुंतकिल हो सकती है, उसको बिल्कुल सील अप किया गया। अच्छा, लोग जिस तरह लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, कुछ इस तरह के मसाइल, लोग आपसे किस तरह से राब्ता कर सकते हैं? MDA के नंबर दिया हुआ है, 1 विंडो सेल MDA में कायम किया हुआ है, वहाँ से वो राब्ता करके वो अच्छे तरीके से तहकीकात करके पहले सोसाइटी का पता करें कि आया ये सोसाइटी अप्रूव्ड है या नहीं है, और इसमें क्या लैप्सेज हैं, यहाँ पे प्लाट लिया भी जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, तो फिर वो तहकीक करके फिर वो परचेज करें। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि लोग जो है वो तकरीबन 10, 15, 20, 25 किनाल की जगह ले लेते हैं, ऐसी जगह लेते हैं जिसके पीछे देहात का कुछ अंसर जो है वो नजर आ रहा हो, उस जगह पे बेहतरीन किस्म का गेट बनाते हैं और उस गेट पे बैठ के पीछे की सारी अराजी बेचते हैं, कनोपी बनाते, कनोपी टाइप डेवलप करके फिर उसकी सारी की सारी अराजी पीछे की बेच के उसके बाद गेट गिरा के गायब हो जाते हैं। अब वही लोग जो करोड़ों रुपए सिर्फ आपने फ्रंट थोड़ा सा खरीदा, वहाँ पे आपने गेट बनाया हाउसिंग सोसाइटी का, वहां से आपने पीछे लोगों की जमीनें, लोगों के लिए होता है कि कहीं आसानियां ज्यादा हो ना, लोग अच्छा कहीं देख के ना थोड़ा सा इस तरह की सोसाइटीज बना के आसानियां थोड़ी सी करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग आपकी तरफ आए। अच्छा, इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जिस तरह से वसीम हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स की, वो हमारी स्टोरी भी थोड़ी सी बीच में रहेगी कि इस टाइम जो लोगों के हवाले से मुश्किलात हैं, किरायों में इजाफा किया गया है, उस हवाले से बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, एक खास अरसे से हम देख रहे थे कि पेट्रोल ही बढ़ता जा रहा था, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। डीजल थोड़ा सा जरा स्लो प्रोसेस में था कि इशारिया 2 पॉइंट समथिंग बढ़ता था, लेकिन इस दफा जो डीजल का रेट बढ़ा तो वो इस हद तक रेट बढ़ा कि 8 रुपए से शायद डीजल बढ़ गया। अब उससे बढ़ने से, क्योंकि हमारी जितनी भी गुड्स की ट्रांसपोर्ट है सारे डीजल पर चलती है, हमारी जितनी भी पब्लिक सर्विस की ट्रांसपोर्ट है ये सारी डीजल पर चलती है। अब इस सारी सूरत हाल में डीजल महंगा होने की वजह से किराए हमारे 5% बढ़ गए, और ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि अगर हम किराए नहीं बढ़ाते तो ऐसी सूरत हाल में हमारे घर का जो गुजर बसर है वो भी कम हो रहा है, चूल्हा हमारा बुझ रहा है, अब हम मजबूर हैं ऐसी सूरत हाल के अंदर किराया बढ़ाने के लिए। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जो एलिमेंट क्रिएट हुआ वो ये कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो गुड्स ट्रांसपोर्टर को करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग होते हैं ये तो चलो थोड़ा सा किराया बढ़ा दिया इन्होंने, फी स्टाफ अगर मैं बात करता चलो 10 रुपये 15 रुपये इन्होंने किराया बढ़ाया तो इनको आना शुरू हो गया, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है इनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ होता है, और इंडस्ट्रीज़ जो है वो किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है, और अगर तमाम इंडस्ट्री एक का कर लेती हैं और वो आपका किराया कबूल नहीं करती तो आपके तो सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है सब खड़ी हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर आप 5 रुपये 7 रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कट नहीं कर सकती। आपने मूव करना ऑफिस आने के लिए आपने आना ही है, आप ऐसे नहीं कर सकती कि मैं बाइकाट कर लूँ तो फिर आप आएंगे किस तरीके से। तो जितने हमारे किराए पे इस तरीके से लोग चल रहे हैं जो पब्लिक तौर पर वैन्स और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग आपस के अंदर इस तरह यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर तंजीम नहीं है। लोगों की कौन सी तंजीम हुआ करती है, हम किसी भी मसले पर इकट्ठे आज तक हुए नहीं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनकी पूरी एक चैम्बर है, एक पूरा सेटअप है, पूरी कम्युनिटी है, तो उन्होंने आपस में इकट्ठ किया कि हम इस सूरत हाल में इनको इस रेट से ज़्यादा नहीं देंगे, वो लोग ज़्यादा परेशान हो गए। अब जो दूसरा बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि जब माल लेके यहाँ से निकलते हैं ये लोग तो इनका माल जो है वो चलती गाड़ियों से चोरी हो जाता है। मतलब ये इतने एक्सपर्ट किस्म के लोग जो हैं वो हाईवेज के ऊपर मौजूद हैं कि वो गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा के पीछे से बैकडोर से इनका लॉक खोल कर सारा माल जो है वो नीचे फेंकते रहते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उसको कलेक्ट कर लेते हैं।
तीसरी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर पहले ये कॉन्सेप्ट था, पंजाब में नहीं था, कि आपके जो ड्राइवर्स हैं उनको लूट लिया जाता था, क्योंकि मोस्टली जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो रात के टाइम चलती है। हाँ। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपके ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स को रोका जाता है, फिर उन पर तशद्दुद बेबहा तौर पर किया जाता है और उनके अंदर न सिर्फ एक खौफ डिवेलप जो है वो किया जा रहा है। देखें, आप कोई एक्टिविटी भी करते हैं बलूचिस्तान के एरिया में लोगों को सेव करने के लिए, तो वो इम्पैक्ट के तौर पर अगर उनकी रसाई गवर्नमेंट तक नहीं है तो वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। और यही कुछ हुआ कि उन लोगों को अभी तक इतना बेदर्दी के साथ जो है वो जुल्म और सितम किया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर ड्राइवर्स को रोक लिया जाता है, ड्राइवर्स को मारा जाता है, उनकी वीडियोस बना के फिर चीज़ें भेजी जाती हैं। ये इदारों को रिसीव हो रही है, तो इनकी सेफ्टी भी जरूरी है। और इस तरह से जो हमारा जनूबी पंजाब है, जो हमारा पंजाब है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें भी होना शुरू हो गया। लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो गया, जिसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुल्तान एक वाहिद ऐसा शहर है जिसको मैं साउथ पंजाब के बड़े शहरों के हवाले से डिक्लेयर कर सकता हूँ। साउथ पंजाब के बाकी तमाम शहरों के अंदर जो है वो हमें अड्डे नज़र आ रहे हैं जिनको हम ट्रक स्टैंड कहते हैं, लेकिन मुल्तान में अभी तक कोई बड़ा जनरल ट्रक स्टैंड नहीं है। वो ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से 5-5, 6-6, 7-7 ट्रक जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्तान के चौराहों पे लोगों ने खड़े किए हुए। उससे हो ये रहा कि आपकी सारी की सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब। आप जब एक प्रॉपर तरीके से इनको कोई अलहदा शहर से बाहर कोई ट्रक स्टैंड नहीं देंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि किस तरह सर्वाइव करेंगे। हम देखेंगे गल्ला मंडी के बाहर 4 ट्रक खड़े हो गए, रोड आपका ये सारा का सारा बंद हो गया। सब्जी मंडी के बाहर वो बंद हो गया। बाकी तमाम मंडियां जो मुल्तान से रिलेटेड हैं, लोहा मार्केट वगैरह, एक ट्रक आता है, आपकी पूरी की पूरी कन्वेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जहाँ पे गवर्नमेंट ये जोर दे रही है कि हम मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करें, लोहा मार्केट को करें। अभी रिसेंटली इन्होंने डेरा अड्डे से जितनी भी ट्रैफिक थी उसको रिड्यूस किया और इस अड्डे को पूरे का पूरा कायापुर में शिफ्ट किया। इसी तरीके से ज़रूरत इस अमर की है कि हम थोड़ा सा डेवलप जो है वो इस साइड को भी करें कि हमारे पास एक जनरल ट्रक स्टैंड हो। और जब इनसे बात हुई तो इनका ये कहना था कि हमें आप अराजी इंडस्ट्रियल स्टेट के पास कोई मुहैया कर दें, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट एक ऐसा एरिया है आपका जहाँ पे खाली अराजी बहुत ज़्यादा पड़ी है। हमारा काम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज भी वहाँ हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमें खुली जगह दें, जनरल बस स्टैंड को लारी अड्डे से निकालें और छोटे छोटे स्टैंड को शहर से निकालें, ताकि आपका शहर के ट्रैफिक का जो सिस्टम है ये वो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मेरा यही मैसेज है कि जो भी आप लैंड परचेज करें रियल एस्टेट से, कहीं और से, किसी डेवलपर से, उसको देखभाल के, उसकी छानबीन करके, उसके लिए हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारा सेक्रेटेरिएट मौजूद है, हमारा MDA का ऑफिस मौजूद है। वहाँ से आप पता करें कि आया ये अप्रूव्ड है या नहीं है। इसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देना शुरू करें और उनसे आप नक्शा मांगें, नक्शा क्लेम करें कि हमारी जगह कहाँ पे वाक़ है, किस जगह पे है, ताकि और साइन शुदा हो, दस्तखत उनके हो, ताकि पता चले कि वहाँ पे आपकी जगह लोकेट कर रही है, बाद में आपको तकलीफ ना हो। सही है सर। तजावुज़ात के हवाले से भी आप लोग जो है इस पे भी काम करते हैं? जी, हमारा एनफोर्समेंट सेल है इसमें MDA में, वो इस पे काम कर रहा है। कारपोरेशन वाले वो भी काम कर रहे हैं सर। सही। और बाकी डिपार्टमेंट वो इकट्ठे मिलके जेंटली और अलग-अलग मिलके जो सड़क जिनके हिस्से में आती है वो उसी पे काम करते हैं। सही जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही वसीम से भी जानेंगे। वसीम, आखिरी हम जो आपसे स्टोरी वो ये करेंगे कि इस टाइम हम जिस तरह तालीमी इदारों की बात कर रहे थे कि तालीमी, और फिर उसके साथ साथ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल चल रही है, अभी कोई इस हवाले से भी कुछ काम हो रहा है या वो भी अभी ताख़ीर का शिकार है? देखिए, मसाइल का हल तो सूबा ही है। जब तक सूबा आपको नहीं मिलेगा तो आपके इख्तियारात आपके पास उस लेवल पर नहीं आएंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट अपने तय जो है वो सर उठा के काम करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। सेक्रेटरीज भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, काम किसी न किसी हद तक जो है वो हो रहा है दोनों हवालों से। सबसे अहम जो एलिमेंट ये है कि सेक्रेटरीएट की बिल्डिंग जो है वो अब कंप्लीट होने के करीब तर हो चुकी है। मतलब अभी आगे डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो काम जारी सारी है। डेवलपमेंट के हवाले से काम। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। सर, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो है वो लोगों को आगाह भी किया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। एहसन वागा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम इनसे बात करेंगे, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके हवाले से बात होगी इनसे कि इस टाइम उनको क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह की परेशानियां वो फेस कर रहे हैं। सेकेंडली, जो बाहर के ममालिक की बात करते हैं कि बाहर जाना चाहिए तो वहाँ पर किस तरीके से आपको जो है फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं, या वहाँ पर जाकर आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम एहसन साहब से जानेंगे। सबसे पहले तो आपकी हवाले से हम जानना चाहेंगे, आपकी जो जर्नी चल रही है उस हवाले से भी, और साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। ओवरसीज के हवाले से मतलब वहाँ हम लोग जो पाकिस्तान से जो यहाँ से मूव करता है, ऑब्वियसली वी विल हैव अ बिग ड्रीम्स कि हम लोगों ने जाके वहाँ बहुत कुछ करना होता है। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे जॉब से, ठीक है, और आई मूव्ड इन 2013 अर्ली, और उसके बाद थोड़े से छोटे छोटे स्टेप से लेकर आप बिजनेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। बिकॉज कुछ जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो वो उनके जीन्स में ही शामिल होता है, वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो फिर बिजनेस की तरफ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 वेंचर्स हैं अपने जो चल रहे हैं वहाँ पे। सही। कुछ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी ओवरसीज के हवाले से जो हम लोगों को जो चीज़ें, जैसे अभी आपने बात की कि चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तो वो चैलेंजेस हमारे पाकिस्तान से ही स्टार्ट हो जाते हैं। वो यहाँ से जब मूव करने लगते हैं तो हमारी अपनी कंट्री की तरफ से जो एक सपोर्ट होनी चाहिए, जो एम्बेसी की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए, वो उस तरह से शायद चीज़ें अभी तक उतनी ऑर्गेनाइज हो नहीं पाई हैं। मतलब छोटे छोटे मसाइल होते हैं, किसी का पासपोर्ट का रिन्यूअल है, किसी का आईडी कार्ड का कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मेरा एक मरतबा बायोमेट्रिक का होना था बैंक की तरफ से, तो आई हैव डन अ ट्रांजैक्शन जो उन्होंने ब्लॉक कर दी। तो मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा। मैंने उनको ईमेल किया, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए, मैंने अपनी एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स, वीज़ा सब कुछ दिया कि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक बायोमेट्रिक के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकता। सही। बट दे सेड नो, यू डोंट हैव अ चॉइस, आपको इन एनी केस पाकिस्तान आना पड़ेगा। आप बायोमेट्रिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होगी और आपका बैंक अकाउंट भी ओपन होगा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, वो हमारे जो वहाँ चैलेंजेस हैं वो तो हैं, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जो हमें यहाँ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, वो भी हमें समटाइम नहीं मिलती है उस तरह से। अच्छा, क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को इस हवाले से भी मसाइल का सामना रहता है कि जो लोग बाहर के ममालिक में रह रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जो हैं वो परचेज करते हैं या बेचते हैं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं उनकी अपनी, इससे रिलेटेड भी उन लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना रहता है। ये तो बहुत बड़ा एक फेयर है। हम लोग जो वहाँ रहते हैं, एक कम्युनिटी बनी हुई है हम लोगों की, ओवरसीज की। हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स पे भी इकट्ठे होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स में भी होते हैं। तो हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा फेयर होता है ना, वो ये होता है कि हमने जो भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है वो हम ऐसी जगह पे परचेज करें जहां पर कोई ना कोई उस पर कब्जा ना कर ले। मतलब मैं बाहर बैठा हूं तो मुझे 10 मरतबा महीने में 10 बार किसी ना किसी को फोन करके कहना होता है, यार जाके चेक करना मेरा प्लॉट अभी तक रखा हुआ भी है या नहीं। बंदा वो ज्यादा इनसिक्योर है, इनसिक्योर है। तो ये तो बहुत बड़ा फेयर है, बिकॉज आप एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपने अपने बिजनेस में से जो कुछ निकाला, जो आपने अपनी सेविंग्स में से निकाला, तो अगर आप उसको सेव करने की तरफ जाते हैं तो चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। सही। तो ये चीज तो साथ साथ चलती है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम ये चीजें यूं देखते हैं कि अगर मैं वहां से बैठकर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ करूं और फिर मुझे उसके लिए ये फेस करना पड़े कि मुझे उसकी रखवाली भी खुद करनी है। मुझे लगता है यहाँ पर एटलीस्ट गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी अथॉरिटीज को एटलीस्ट हमारे लिए इतना जरूर करना चाहिए कि अगर हम लोग देखिए, रेमिटेंस की मद में काफी बड़ी अमाउंट हम लोग वहां से ट्रांसफर करते हैं, और उससे एक तो ये कि हम कोशिश करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया था अपनी उस एसोसिएशन के थ्रू कि हम लोग जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे हम लीगल से करेंगे। क्योंकि हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इकोनॉमी को। देखें, इकोनॉमी बेहतर होगी तो आई विल कम बैक टू माय होम कंट्री ऑब्वियसली। मैं अगर बिजनेस ग्रो करेगा पाकिस्तान की
इकोनॉमी बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? जब इकोनॉमी बेहतर होगी। और उसमें मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ कि मैं जब अपनी रेमिटेंस, अपनी इनकम थ्रू प्रॉपर चैनल भेजूंगा तो स्टेट बैंक विल बी इन अ पोजीशन टू स्टैब्लिश थिंग्स। तो इस तरह की जो चीजें हैं तो हम लोग तो अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आते हैं वापस 10 मरले का प्लॉट भी किसी और के नाम होता है। मतलब आया कि यार ये तो मेरा प्लॉट था, अब ये किसी और का हो चुका हुआ है। तो वो फिर हमारे लिए अच्छा। फिर एक और चीज है, कोई भी इशू है, कोई छोटा सा इशू है, लेट्स से मैं प्लान करके आया हूं कि मैंने 15 डेज के लिए पाकिस्तान में रुकना। अब मेरा कोई एक इशू जो निकल आया है, आई कैन नॉट स्टे मोर देन दैट बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव सो मेनी थिंग्स जो मैंने वापस जाके करनी है। हाँ। लेकिन जो मेरे इश्यूज हैं वो इस तरह के हैं कि अगर मैं छोड़ के वापस जाता हूं तो 1 साल बाद भी अगर मैं वापस आऊं तो वो वहीं पे रखा। अच्छा, इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं। हमारे साथ लाइन पे जो है ज़ुहैब बुखारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि PSL के हवाले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैचेस जो है हमारे चल रहे हैं और बड़े बेहतरीन मैचेस चल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जो है वो माशाल्लाह से बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। और इसके साथ साथ हम ज़ुहैब से जानेंगे कल की सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे आप ज़ुहैब? बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। हेलो ज़ुहैब, मेरे ख्याल में होल्ड पे चले गए हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम वापस अभी ज़ुहैब को दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल, अच्छा वहाँ पर अब बाहर के मुल्क जब जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो यहाँ से मूव किए हैं। अच्छा, अभी भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर जाएं, वहाँ शिफ्ट हों, वहाँ पे हमें बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी और अच्छा हम कोई बिजनेस कर लेंगे, या अगर किसी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और या फिर वो कोई इस तरह की जॉब कर लेंगे जिससे वो अपने घर का सिस्टम भी चला सकें और यहाँ पे अपने घर फैमिली को भी सपोर्ट कर सकें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, मैं इस तरह से क्वेश्चन किया लेकिन आपका जवाब डिटेल से लेती हूँ। ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद है, ज़ुहैब से जानते हैं। जी ज़ुहैब, क्या कहना चाहेंगे कल की मैच की सूरत हाल के हवाले से? देखिए, आपका बहुत अच्छा कल मैच जो है वो देखने को मिला है और लाहौर और मुल्तान के दरमियान जो है वो कल का जबरदस्त जो है वो मुकाबला हुआ। और उससे पहले जो है वो टॉस जीता था और लाहौर कलंदर्स की जानिब जो है वो कल जो है वो पहले जो है वो सबसे पहले बैटिंग भी जो है वो की। अगर हम बात करें प्लेयर्स के हवाले से तो मुल्तान की जानिब से भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहिरा किया गया। दुबई चैंपियन है लाहौर कलंदर्स और उसको इस इवेंट मुसलसल जो है वो तीसरी बार जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्तान ने लाहौर कलंदर्स जो है वो 5 विकेट पर जो शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान ने 7 मैच को जो हदफ है वो एक बड़ा कबल जो है वो हासिल कर लिया था। और मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है मोहम्मद इस्लाम, उनके साथ जो है वो शानदार बैटिंग का जो है वो मुजाहिरा किया गया। 82 रन जो है वो बनाकर नुमाया है, जबकि इफ्तिखार अहमद ने जो है वो लास्ट मोमेंटम में जो है वो मुल्तान की टीम को स्कोर किया। कराची मोमेंटम पे स्कोर था जब मुल्तान सुल्तान के हाथों से जो है वो मैच निकल चुका था। तो इफ्तिखार अहमद ने जो है वो 11 गेंद पर 34 रन जो है वो 2000 इनिंग्स मिली और मुल्तान सुल्तान को जो है वो जीत के आगे पर जो है वो कराया गया। लाहौर कलंदर्स की हम बात करें तो पहले लाहौर कलंदर्स जो है वो खेलते हुए 5 विकेट पर 166 रन जो है वो स्कोर किए और उनके वैन डेल्सन ने जो है वो 54, फखर जमान ने 41 रन बनाए और जबकि सिकंदर भट्ट ने जो है वो 23 और इसके साथ साथ शाहजाद खान ने जो है वो सिर्फ 16 रन जो है वो बनाते थे। मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद अली जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मुजाहिरा जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने जो है वो इस गुज़िश्ता मैच में जिन्हें वो 2 विकेट हासिल किए। उसामा मीर और अब्बास अफरीदी ने भी जो है वो एक ही खिलाड़ियों को पवेलियन की अच्छा ज़ुहैब में भी जो है अपनी ग्रोथ जो है वो देखने में आ रहा था। और यानी कि लाहौर कलंदर्स की टीम को भी कल लोग सपोर्ट करने के लिए जो है वो स्टेडियम में मौजूद थे। काफी जो स्पोर्ट जो है वो कल के मैच में जो है वो देखने को मिला और मुल्तान अपने मुसलसल 3 मैच जब लाहौर कलंदर्स मुसलसल अपने तीनों मैच जो है वो हार चुके और 2 बार में जो है वो चैंपियन 2 दफा जो है वो टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। अच्छा ज़ुहैब, मुझे ये भी बताइएगा कि साथ साथ अभी कितने मैचेस रह गए हैं जो अभी खेलने हैं? देखिए, हर इवेंट के जो है वो अभी मैचेस जो है वो बाकी हैं, तकरीबन 10 मैचेस जो है वो अभी होना बाकी हैं। तो पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो इस वक्त नंबर 1 पर मौजूद है। रन रेट के हिसाब से भी मुल्तान सुल्तान जो है वो काफी मजबूत कंडीशन में जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। लाहौर कलंदर्स की मुसलसल अपने तीनों मैच हार चुके तो वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो है वो आखिरी नंबर पर मौजूद है। तो अभी बहुत से मैचेस जो है वो होना बाकी है। तो ये PSL का मैच है, का मैच है, तो कहीं भी जो है वो गेम
बदल के कहीं की टीम का मोमेंटम वो। अच्छा, इसके साथ ये भी जानेंगे कि कल जो है मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे और उन्होंने जो है बाकायदा खुद जो है इस मैच को देखा, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, कल का क्योंकि बड़ा शानदार मैच था तो निजाम उजला पंजाब, मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीसीबी वो भी कल मुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच देखने के लिए जो है वो स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ वहाब रियाज, आमिर मीर और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान जो है वो शायकीन के पास जो है वो गए थे और शायकीन ने जो है वो पंजाब पुलिस जिंदाबाद जो है वो नारे भी लगाए। तो निगरान जना पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है वो चैनल बॉक्स में जो है वो मैच देखा और आखिरी इनिंग्स तक वो जो है वो मैच को देखते रहे और विनिंग शॉट्स भी जो है वो उनकी जानिब से देखी गई। इस मौके पर उनकी जानिब से जो है वो मुल्तान के जो चंद इंप्लॉयर्स उनका विजिट भी जो है वो किया गया और बेहतर इंतजाम पर जो है पुलिस को मुबारकबाद भी दी। तो उनकी जानिब से जो है वो मैच देखा गया और उसके बाद मैच देखने के बाद जो है वो वापस लाहौर के लिए रवाना भी हो गए। सही। अच्छा, इसके साथ साथ जो क्रिकेट के शायकीन हैं उस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेडियम हमारा यहाँ का सजा है, मुल्तान के हवाले से लोगों को बड़ा इंतजार भी होता है कि इस तरह के इवेंट जब होते हैं जो स्पेशली इस क्रिकेट को पसंद करते हैं वो वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जिस शहर में पीएसएल जाता है तो वहाँ की जो मैशत को तो असरअंदाज होती है, जो भी पंजाब पर, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ शहरों से भी जो ममालिक से भी लोग जो है वो पीएसएल के मैच देखने के लिए हमने ये देखा कि वो मुल्तान पहुंच रहे हैं, कोई लाहौर के इवेंट्स पे पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है शायकीन है कि भी जो है वो काफी पुरजोश है, काफी एक्साइटमेंट जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि ये 5 मैचेस और 5 मैचेस के बाद पता नहीं कब मुल्तान के शहरियों को इस तरह की फेस्टिविटी जो है वो मिलेगी। गालिबन इस तरह की मैचेस तो उनको अपने सामने प्लेयर्स को खेलता हुआ तो अगले साल जो है वो देखेंगे। तो शायकीन है कि जनूबी पंजाब के लोग मैचेस को देखने का जो सिलसिला है वो जारी रखे और अपने हाथ से जो है वो नहीं जाने दे रहे कि कोई मैच है वो मिस ना हो सके। तो कल भी एक बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है, पेशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान का मैच होने जा रहा है। तो पेशावर जलमी में जो है वो कप्तान उनके बाबर आजम और बाबर आजम की तो लोग जो है वो दीवाने हैं। तो कल बहुत क्राउडेड जो मैच था लाहौर वाला, उसमें भी क्राउड जो है वो फुल था, 80% जैसे वो भरते। तो अब ऐसी है कि कल जो बड़ा मैच होने जा रहा है, पेशावर जलमी का मैच होने जा रहा है, तो कल भी पॉसिबल है। जुम्मे का रोज है, जुम्मे को रोज अमूमन लोगों को छुट्टी भी होती है। जुम्मे और इतवार के ऐसे रोज होते हैं कि जहाँ पर शायकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम का रुख करती है। तो अब 2 मैच है, एक जुम्मे को है और एक इतवार को है। ठीक हो गया। जुम्मे का मैच है वो पेशावर जलमी के साथ होने जा रहा है। पेशावर जलमी के बड़े बड़े नाम ऐसे जिनको मुल्तान के शायकीन बल्कि पाकिस्तान के शायकीन जो है वो बड़ा करते हैं। आप देखते हैं कि कल स्टेडियम में कितनी बड़ी तादाद जो है वो आएगी मैच को एंजॉय करने के लिए। बाबर आजम हो, उस्मान होंगे, फखर जमान, बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो कल मुल्तान के स्टेडियम को खेल रहे हो। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ ही जिस तरह पीएसएल के मैचेस को देखने के लिए जो है जहां इतने हालात जो है चल रहे हैं, मसाइल है, लेकिन वहां लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। आप भी वैसे पीएसएल के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत शौक से हम लोग तो प्रॉपर फॉलो कर रहे होते हैं और सपोर्ट कर रहे होते हैं वहां से बैठ के। बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास वहाँ की बिजनेस एक्टिविटीज के बाद, जॉब्स के बाद, इन सब चीज़ों के बाद कोई चीज़ अपनी बचती है तो वो हमारी यही एक्टिविटीज़ बचती हैं। और बाबर आजम और हमारे पास सबसे बड़ी बात, हमें डिफरेंट जैसे मल्टी कल्चरल कंट्री है तो हमारे लिए सबसे बड़ी क्रिकेट के हवाले से जो राइवलरी है वो इंडिया है। तो हमारे फ्रेंड्स हैं जो कंपनी से हमारे साथ होते हैं, आगे पीछे भी रहते भी आसपास लोग हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी उनके साथ चल रही थी मैचेस के हवाले से भी। तो बाबर आजम तो वैसे बहुत बड़ा नाम है हमारे पास, जो हम बिल्कुल ऐसे ही है, जो सबके फेवरेट है। तो जाहिर सी बात है इस टाइम तो वो पेशावर जलमी में आ चुके हैं, तो देखते हैं कि जी कल का मैच जो है वो कैसा रहता है। नाज़रीन, अभी अपने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। उनका तारुफ करवा देती हूँ। शमा जमील हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम शमा से जानेंगे इस टाइम जो फैमिली इशूज़ जो हम देख रहे हैं, फैमिली केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो उसकी रेशो में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या वजूहात हैं इन फैमिली केसेस के हवाले से, तो वो इनसे हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम आज दुआ बुखारी हैं जी, हमेशा हमारे शोज़ में भी आती रहती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही प्यारी दोस्त हैं।
उनकी आज बर्थडे है, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियां नसीब करें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करती रहें। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है सबसे पहले तो मैंने सर से क्वेश्चन किया था, वो मेरा अधूरा रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं कि जिस तरह से बहुत सारे नौजवानों के हवाले से मैं बात कर रही थी, लोगों के मसाइल भी हैं जो यहाँ से मूव करके बाहर के ममालिक जाते हैं, उनके हवाले से बताइएगा। इस हवाले से जो चीज़ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे फेस करने को मिलती है, इनिशियली यहाँ जो मूव करना है उन लोगों के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है वो वहाँ पर जाकर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। और लोग मैनिपुलेट करते हैं, स्पेशली मैं बुरा नहीं कहना चाहता पाकिस्तानियों को, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, और जो यहाँ से मूव करके वहाँ जा रहे हैं उन लोगों को वहाँ की चीज़ों का नहीं पता होता। हम लोग इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि जो बंदा पाकिस्तान से मूव कर रहा है, वो जॉब सर्चिंग के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है, तो कोई भी उसका मिसयूज ना करे। सही। क्योंकि फिर उससे क्या हो रहा है कि उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तानी बीइंग अ नेशनल, लाइक जैसे अगर नेशनैलिटी वाइज बात की जाए तो हमारा प्रोफाइल खराब हो रहा है। जैसे अभी आजकल आपने सुना होगा कि नई अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें हमारे लिए स्पेसिफिकली हमारी कंट्री के लिए वीजाज के लिए कुछ चीजें जो हैं वो चेंज कर दी हैं। पहले जो हमारे लिए चीजें बहुत इजी होती थी, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। तो जो यहाँ से मूव कर रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट यही प्लेटफॉर्म, अगर गवर्नमेंट यही प्लेटफॉर्म खुद टेक ओवर करें, कि जैसे लेबर सप्लाई की कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हैं, जो लोग यहाँ वहाँ की कंपनी से रिक्वायरमेंट आती है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्रूट करते हैं और फिर कंपनीज को आगे सप्लाई करते हैं। अगर ये चैनल अगर गवर्नमेंट यूज करे तो एक तो सबसे पहली बात, ये रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए बहुत बेहतरीन सोर्स हो सकता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि वो अश्योरिटी देंगी हमारी गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कि जो बंदा मैं आपको जिस प्रोफाइल का दे रहा हूँ, दैट पर्सन इज सूटेबल फॉर दैट जॉब। और जो सबसे बड़ी बात, जो यहाँ से मूव करके जा रहा है, वो चाहे जॉब के लिए जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है, जब उसको अपनी कंट्री की तरफ से बैक सपोर्ट होगी तो सामने वाली जो कंट्री है वो भी उस चीज को बहुत अच्छे से एंटरटेन करेगी, उसके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो चैलेंजेस वहां जाकर हमें फेस करने को मिलते हैं, उसमें सबसे चीज जैसे रेजिडेंस का इशू आता है, उसके अलावा जॉब सर्चिंग का इशू आता है, फिर जैसे हमारी बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए शायद टाइम उनके पास उतना नहीं होता, बैकअप उतना नहीं होता, फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों पे, मैंने जैसे MBA किए हुए चंद लोगों को गाड़ियां चलाते देखा। अब वो बेसिकली वो बहुत क्वालिटी आदमी है, मुझसे बेहतर इंसान है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं मिल पा रही है, गाइडलाइन उस तरह से प्रॉपर नहीं मिल रही है जैसे उसको मिलनी चाहिए, जैसे वो डिजर्व करता है। तो अगर मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारी अपनी कंट्री की तरफ से ये सपोर्ट इनिशियली मिल जाए कि मुझे पता हो मैंने वहां जाना है, मैंने रहना कहाँ है, मेरी जॉब जो सर्चिंग है, मैंने किस सेक्टर में जॉब सर्च करना है, मुझे किन लोगों से मिलना है, अगर ये चीजें मेरी पहले से डिसाइडेड होंगी तो मेरे लिए आधी से ज्यादा मुश्किलात तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली तो हमें वही है ना कि एक प्रॉपर गाइडलाइन हमारे पास हो। जब हमारे पास उस तरीके से गाइडलाइन नहीं होती तो फिर हम मसाइल का शिकार रहते हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ से, जैसे अभी बहुत ज्यादा ये होता है कि लीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो साहिब इस्तात होते हैं, जिनके पास होता है बहुत कुछ, वो ये होता है उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जिनके पास नहीं होता वो बहुत गैर कानूनी तरीके से भी जो है वो बाहर के ममालिक, और फिर इस तरह से बहुत सारे मसाइल और भी देखने पड़ते हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे हमारे जिस तरह बाहर जाते हैं तो जिस तरह हमें शराइत हमारे लिए बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं। अच्छा, जितना हम देखते हैं हमारे हमसाया मुल्क को लोग जितना पसंद कर रहे हैं, अभी जिस लेवल पे इंडियंस जा रहे हैं, मैंने खुद भी जाके बाहर देखा, तो ये कि जो इंडियंस का मुकाम है, जो इंडियंस को लेकर वो चल रहे होते हैं, वो हमारे पाकिस्तानियों को बड़ा ज़रा दूर तक ही रखते हैं। ऐसा है कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात 100% एक्यूरेट है। हम लोगों के लिए चीज़ें इतनी डिफरेंट हैं कि मुझे अपने लिए, अपने रहने के लिए एक फ्लैट रिक्वायर्ड था और बहुत अच्छी कम्युनिटी में था। तो मैंने जब उसको लेने के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने जब मुझसे नेशनैलिटी पूछी तो उस नेशनैलिटी की बेस पे उन्होंने मेरे से एक्सक्यूज़ किया कि आपको ये नहीं मिलेगा। अगर वो उस रियल एस्टेट फर्म में मेरा एक दोस्त था, तो मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो, किसी इंडियन दोस्त के नाम पे ले लो। अब मैं 12 साल के अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ें देखूं तो इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा अपने लोगों का है। हमने अपना प्रोफाइल खुद बहुत ज़्यादा खराब कर दिया हुआ, जिसकी वजह से सामने वालों को प्रायोरिटी मिलती है। इंडियंस की जो बात है, दे आर सो हार्ड वर्किंग। हमारे लोग क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। आप देखें इस वक्त दुबई में
हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये पाकिस्तानी काम करने पे आते हैं तो इनका कोई मैच नहीं है। ये हकीकत है। हम मतलब 4 हाँ। लोगों के, मैं अकेला आदमी 4 लोगों की पोजीशन को अकेला मैनेज कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। हम, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं ये कहूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा हीरो हूँ, नहीं। जिस भी पाकिस्तानी को आप देखें, अगर वो जब काम करने पे आता है काम करता है, उसका कोई मैच नहीं। ये अच्छा, ये लोग मानते हैं। हाँ। अब एक वहां पे एक बिजनेस है बहुत, आजकल बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, वो लेमोजीन का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। अब ट्रांसपोर्ट में 12 घंटे से 16 घंटे कंटिन्यूसली सिर्फ पाकिस्तानी गाड़ी ड्राइव कर सकता है, और उन पाकिस्तानियों को, अगर किसी कंपनी में 600 से 700 ड्राइवर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी सिर्फ पाकिस्तानी बैठ सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, है भी ज्यादा पाकिस्तानी वहां पर। हाँ, बिल्कुल। तो वो अब इंडियंस के लिए जो ज्यादा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, बेसिकली इंडियन, एक तो इट्स अ बिग इकोनॉमी, वो उनका इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनका बजट इतना बड़ा है, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है वहां पर कि हम लोग उसको मैच नहीं कर पाते हैं। और आईटी में अब देखें तो उनका ज्यादा में दे आर लीडिंग इन द वर्ल्ड, तो वो फिर इसलिए उनको जरा थोड़ा सा वहां पे ज्यादा मिलता है, ज्यादा उनको एज मिलता है। अच्छा जी, इसके साथ ही मजीद भी आपसे जानते हैं, हम आते हैं शमा की तरफ। शमा, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, इस टाइम हम देख रहे हैं तलाक की शरह में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या रीजन समझती हैं, क्या वजूहात है? बहुत सारे रीजंस हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ जैसे फैमिलीज में आ जाते हैं, नई नवेली बेचारी दुल्हन आती है, जिम्मेदारियों के बोझ पड़ जाते हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा ही होता है, वो ये हमारा मुआशरा ये नहीं करता कि उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले, ऐसा कहीं भी नहीं देखा ना। तो एक तो रेशो ये है सबसे ज्यादा। दूसरा मैं कहती हूँ बेयर नहीं करते, ना स्पाउसेस में भी ज्यादा बेयर नहीं है, ना मेल्स में हो पा रही है, ना फीमेल्स में हो पा रही है। और फिर अगर वो ऐसे घर में चली जाती है जहाँ मतलब भरा पूरा उसका आगे ससुराल है, तो वहां पर तो उस बेचारी के सारा मलिया मेट हो जाता है। अब तो फिर वो वाले टाइम ही नहीं है। बहुत सारे जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम तो अब तो बहुत हद तक जो है पड़ा, अभी भी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मुकम्मल तौर पे खात्मा हो चुका हुआ है, लेकिन आप ये कह सकते हैं उसका 30% अभी हुआ है। 30% मोस्टली तो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हमें जिस जगह से उठ के आ रही हूँ, अभी भी यही सीन चल रहा था। मैं वहां से जज साहब से एक्सक्यूज करके आ रही हूँ कि मैं निकल रही हूँ, उसमें भी यही था, बेचारी लड़की के साथ मतलब मारपीट किया है, शौहर ने उसको काफी वो किया है बुरा हाल। अब और फिर डाइवोर्स भी दे दी, बच्चे भी का भी खुद ही रखो। ठीक है। तो भी मतलब कहने का ये है कि डिवोर्स की रेशो जो है ना वो बहुत ज्यादा मेरे देखने में आ रही है, और इसकी वजह से अदालतों में रश भी बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, फैमिली केसेस ज्यादा बढ़े हैं, बहुत अभी जो हम करंट सिचुएशन देखते हैं फैमिली केसेस मतलब ना। चले एक तो हम कह देते हैं ना कि अनपढ़ औरत है, उसको थोड़ा बहुत बेचारी वो तो किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रही होती है मैनेज करने की, कर वो भी रही होती है, लेकिन जब वो कहते हैं वो घड़े में पानी भर जाता है तो वो कहीं ना कहीं से निकलता ही है उबल के। तो वो फिर जब इस तरह की बात होती है तो फिर जाहिर सी बात है अदालतों की तरफ और इधर उधर रुख होते हैं। तो पेशेंट्स की बात मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा समझती है। ज्यादा जो आप केसेस देख रही होती हैं उसमें कसूरवार कौन है, ज्यादा मर्द या फिर खवातीन? ना मेल ज्यादातर कसूरवार है, ना फीमेल कसूरवार है, दोनों में ज्यादातर। मैंने जो अब तक स्टडी किया उसमें फैमिली इश्यूज के जो साथ रह रहे हैं ना लोग, मतलब सास ससुर और साथ में नंद हो गई, भाभियां हो गई, होती हैं, वो उसको इधर अच्छा तूने ये किया ना, आने दे बताती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, ये सिचुएशन ज्यादा क्रिएट हो रही है। फिर जब वो बेचारा एक मर्द, अगर चलो एक औरत तो चलो कोई हम कहते हैं कि हर वक्त काम नहीं कर रही होती है, मोस्टली कम रेशो है हमारी फीमेल्स की जो जॉब करती हैं। मर्द तो चाहे उसने तो करना ही करना है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो जो मर्जी है, वो जैसे मर्जी काम करके आ रहा है। तो जब वो बेचारा काम से थका हारा आएगा, वो घर के इश्यूज देखेगा, ये करेगा, वो किसी तरफ से तो फेडअप होगा ना। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं ना कि ज्यादातर जो हम देखते हैं वो खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से ज्यादा केसेस आए हुए होते हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ जिसमें अदम बर्दाश्त में आता है। हाँ, अदम बर्दाश्त हमारे यहाँ बढ़ चुका हुआ है। अच्छा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बात अब बर्दाश्त कर नहीं सकते, तो जहाँ पहले हम अपने पेरेंट्स को देखते थे ना, खवातीन हम लोग देखते थे कि पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे कहीं माँ जो है वो कम्प्रोमाइज कर जाती थी, कहीं वालिद साहब बर्दाश्त कर जाते थे, तो वो एक सिलसिला बैलेंस कहीं ना कहीं चल पड़ता था। अभी ये है कि अभी वो वाला सिलसिला नहीं रहा, अभी ये कि लोगों को अपने राइट्स का भी पता चल गया है,
थोड़ी सी इस हवाले से भी है कि हम लोग जहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं कंप्रोमाइज, अब फैमिलीज भी शायद उस तरीके से नहीं है, चले में बड़े आ जाते थे बीच में, ऐसा ही है। आपका एक दूसरे के साथ होता था कि अच्छा उसको समझा लेना, बेटी को समझा लेना या बेटे को समझा लेना, अब इस तरह की चीजें नहीं है। अब इस तरह की चीजें वाकई नहीं है। हाँ, उसकी वजह से भी मसाइल बढ़ गए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये कि सास ससुर के आप अपनी मर्जी से ही शादी करके लेकर आते हैं, हाँ और जी। फिर हम जब देखते हैं कि अच्छा वो आपने अपने बेटे की शादी की है, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट तो करें ना, फिर आप उस दिल से जब इतनी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो फिर उस घर को बसने भी दें। तो ये भी हमारे दुल्हन भी मुआशरे तो अपनी मर्जी की लेके आते हैं, बेचारे लड़के की मर्जी की कार लाते हैं, तो फिर उसके साथ बैठ के जो अच्छा, ना ये करना। हाँ, ये मसाइल भी हैं। अच्छा, क्या है जो अगर बच्चा और बच्ची, अभी तक ये चीजें हमारे यहाँ हैं कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर बेटा कहीं शादी करना चाह रहा है अपनी पसंद की, या बेटी करना चाह रही है, तो हम इस चीज को बुरा समझते हैं। हालांकि हमारे इस्लाम में ये चीज बड़ी क्लियर है कि आप अपने बच्चों से उनकी परमिशन लेकर उनकी पसंद का ख्याल रखें। तो वो फिर अभी भी अच्छा, फिर जो अपनी पसंद की लाते हैं फिर वो भी बर्दाश्त नहीं करते ना, तो ये भी ये कम से कम उनको तो बर्दाश्त कर ले भी, जो अपनी पसंद की आप लेकर आए। मुझे लगता है इसमें जैसे बीइंग अ मेल, आप हाँ। दो खवातीन बैठी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बीइंग अ मेल, मैं आपको ये बताऊं, मुझे ये लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी उस मर्द की है जो किसी को ब्याह के लेके आ रहा है, बिकॉज शी इज द न्यू वन इन द फैमिली। बिल्कुल ऐसे शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट द फैमिली नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, कुछ भी है। बिकॉज जैसे अभी मैं एक कम्युनिटी से हूँ, मेरी शादी दूसरी कम्युनिटी से हुई है, जो भी है वॉट एवर वुड बी द डिफरेंसेस, मुझे फैसिलिटेट करना है उसको। जैसे अभी आप आई हैं बाद में, हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आप जब आएंगी तो आपको नहीं पता क्या चल रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो दैट इज माई जॉब कि मुझे उस लड़की को जो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट से आई है, वो सिंगल थी, वो एक लड़की थी, अब वो एक शादीशुदा होके एक फैमिली को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डिफरेंट। हाँ। इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा शमा, कुछ इस तरीके से भी किया जाता है कि वहाँ पे प्रॉपर कोई काउंसलिंग की जाए, रिश्तों को बचाया जाए। बेसिकली तो ये है कि किसी का घर बच जाए, जिस तरह बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस मामलात में, अगर मियाँ बीवी का हो जाए तो ये बच्चे, एक तो साइकोलॉजिकल भी हम देखते हैं ना कि उनको ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, मसलन मसालती कोशिश पहले हम लोग खुद करते हैं कि भी आप ऐसा करें कि आप अपने, अगर मेल आ गए हैं तो हम कहते हैं चले आप कोशिश करें फीमेल को भी ले आए, और अगर फीमेल आ गई है तो हम कोशिश करते हैं कि भी मेल को भी ले आए। पहली कोशिश हमारी यही होती है कि अगर तो बच्चों वाले हैं कि भी आप जरूर मसालियत करने, आपके बच्चे सफर करेंगे, जाहिर सी बात है, एक हफ्ता उसके पास रहे, एक हफ्ता उसके पास रहे, फिर अदालत में मिल रहे हैं, सिक्योरिटीज भरी जा रही हैं, उनके क्या कहते हैं खर्चों के वो मसले हो रहे हैं बाद में, फिर ये बहुत लंबे तक इश्यूज आगे जाते हैं। उनको कोशिश तो करते हैं कि हम उनको और एट द स्पॉट जरा थोड़ा सा गाइड दें, उनको समझाएं कि भी आप थोड़ी सी कोशिश कर ले, अपने आप में पेशेंस ले आए, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर लें। बहुत लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं समझते हम केस कर भी देते हैं, अदालत में भी चल जाते हैं, लेकिन फिर एक मसालती कोशिश जो है ना वो जज भी करता है। तो डिवोर्स की डिग्री दायर सादिर फरमाने से पहले जो है ना, जज साहब भी कहते हैं कि आप लोग फिर सोच लें, फिर सोचने में आपको मौका दे रहा हूँ। ठीक, वो फौरन से नहीं वो करते, 1 माह का या 1.5 माह का या 2 माह का टाइम कोशिश होती है कि अगर घर बच जाए। वकील साहब का भी, वकील साहब आप कोशिश कर ले दोबारा, तो कहते हैं कि अगर इसमें मसालियत हो सकती है तो लोग समझते हैं, फिर आप समझते हैं कॉपरेट करते हैं, जाते हैं। ठीक है, कुछ कर जाते हैं, मोस्टली लोग कर जाते हैं, फिर वो ये होता है कि हम शायद तो जवाब भी तय करवा लेते हैं। ठीक है, इस तरह की कभी आप इनकी उसका वो करेंगे और आप इनकी करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अदालत के थ्रू हम दोबारा राब्ता, मतलब अदालत आपसे राब्ता करेगी। अगर तो इस तरीके पे वो मान जाते हैं, मोस्टली कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब यानी कि ना बहुत ज्यादा इस चीज की रेशो बढ़ रही है, और हर दूसरे दिन जो है ना एक नया केस आया हुआ होता है कि जी डिवोर्स ले रहे हैं। सही, तो इस तरह से केसेस की जितनी भी तादाद होगी उसमें बहुत सारे पेंडिंग भी होंगे, बहुत ज्यादा पेंडिंग होंगी। जिस तरह भी जजेस की तादाद भी हम देखते हैं दिन ब दिन कम होती जा रही है। अच्छा, इंसाफ के हवाले से तो हम बहुत सारे मसाइल देखते हैं कि इंसाफ तो कहीं आपको इंसाफ आपको जो है ना वो बस ना होने के बराबर ही है, और लोग उस मुश्किलात को भी ज्यादा झेल रहे होते हैं। अच्छा, इस मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हवाले से किन मुश्किलात का सामना रहा, वैसे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये होता है कि यार हमें वोट का हक ही नहीं दिया गया। नहीं, वैसे ये हमारा राइट बनता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं,
हमारा यहाँ पे पूरा हक है, हम वोट दें। अच्छा, मैंने बड़ी तादाद में लोगों को देखा इस बार लोग बाहर से आए हैं स्पेशली अपना वोट कास्ट करने के मैं लिए। खुद 7 तारीख को आया था। हाँ हाँ, और आप मैं वोट कास्ट करने आए। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे होते हैं, बिकॉज क्या है, हम लोग बाहर बैठे हैं। आप बाहर बैठे हुए शायद जैसे आप एक पोजीशन पे बैठी हैं, तो आप वहां पे बैठ के हम दो लोगों की पोजीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रही हैं। तो जैसे इसी तरह से कोई मैनेजरियल पोजीशन होती है तो वो अपने नीचे की टीम को अच्छे से देखेगा। अब हम बाहर बैठे हुए हैं तो हम मुल्क की हालात को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे देख रहे होते हैं। हमें चीजें सुनने को दोनों साइड से मिल रही होती हैं। तो हमारे लिए भी हमारी कोशिश होती है कि हमारे मुल्क का इमेज इतना बेहतर हो कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें वो सारी चीजें फेस करें। तो वोट का तो हमारा राइट है, वो हमें मिलना चाहिए। अब वो वहां से लोगों ने यहाँ आकर ये वोट डालने की कोशिश भी इसीलिए की कि कोई एक राइट कैंडिडेट आए। इट्स नॉट अबाउट वी आर सेलेक्टिंग समवन। हम लोग परेशान हैं बेसिकली। जितना मर्जी आप पैसा कमा लें, घर घर होता है, ऐसे ही है। आप कुछ भी कर लें दुनिया में, कोई यूएसए में सेटल है, कोई यूके में सेटल है, कोई दुबई में सेटल है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो पूछते हैं ना फ्लाइट है, तो वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं घर जा रहे हैं। हाँ। तो वो जो घर है वो यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क उस तरह से स्टैब्लिश हो जाए कि हम लोगों को वहां जाकर वहां ना कमाना पड़े। हम लोग वोट देना चाहते हैं या हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम किसी इंडिविजुअल को तो नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की। चीजें स्टेबल होंगी तो मैं खुद को सिक्योर फील करूंगा। हाँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर फील करूंगा, तो फिर उस चीज के लिए हम लोग थोड़ी सी एफर्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि कितने जिस तरह इंडस्ट्रीज जितनी तेजी से बंद हुई और लोगों ने अपना पैसा यहाँ से निकाल के यही कोशिश की अच्छा बाहर ही कहीं इन्वेस्टमेंट की जाए, वहीं पर अपना जो है वो कारोबार किया जाए और वहीं सेटल। अब मोस्टली हमने देखा जितने भी बिजनेसमैन थे या जितने हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने अपना हमारा जो एक कीमती असासा है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो क्वालिटी लोग जितने थे, हाँ, वो यहाँ से शिफ्ट आप देखें ना, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि यहाँ से मूव कर गए और वो वहाँ जाके सेटल हुए। तो आप इस चीज से ये नतीजा भी निकालें ना कि वो इतने क्वालिटी लोग थे कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर मल्टीपल जो नेशनैलिटीज हैं उनको compete करके अपनी जगह बना ली। तो अगर मैं जाकर 50 नेशनैलिटीज को compete करके अपनी जगह बना सकता हूं, तो क्या मैं अपने मुल्क में कुछ नहीं कर सकता? अगर मैं एक एम्पायर बाहर जाके खड़ा कर सकता हूं, तो मैं अपने रिसोर्सेज अपने लोगों में रहते मैं क्या कुछ कर सकता हूं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोगों को इस तरह की चीजें, यहाँ पर इनसिक्योरिटी की बात आ जाएगी ना, अब मुझे ये लगेगा मैं यहाँ पे अगर 10 मिलियन अगर इन्वेस्ट करूं, तो मुझे उसका रिटर्न 3% 4% जो वर्ल्ड वाइड एक फिक्स रेशियो है, किसी को उससे ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। अगर मुझे वो यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वही जगह ढूंढूंगा ना जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो मुझे इसका रिटर्न भी आए। मिला, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम लोगों को फिर वहीं जाके बैठना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बाहर के ममालिक में जिस तरह से हम अगर कोई कारोबार करना चाहता है या कोई अपनी जॉब के सिलसिले में जो है वो वहाँ जाना चाहता है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, बेसिकली किस तरह से गाइड करेंगे? देखिए, एजुकेशन इज द बेस्ट टूल। आपने किसी भी जंग लड़नी है तो आपके टूल्स जो है ना, आपके जो हथियार है ना, वो पूरे होने चाहिए। हमारे लोगों का इश्यूज ये है कि हम बस ये बोरिया बिस्तर बांध के हम ये कहते हैं वो फलां देखा ना दुबई गया था ना, वो देखो पैसे कमा रहा है, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाके पैसे कमाऊंगा। अच्छा, दुबई का तो ये ना मोस्टली क्योंकि लोगों के लिए थोड़ा ये है कि अच्छा जी सफर इतना नहीं है, अच्छा इजीली आप दुबई जो है जा सकते हैं। अच्छा, फिर दुबई के सबसे आगे वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो रिहाइश आती है, वहाँ पे सबसे ज्यादा ही महंगी वहीं पे रिहाइश है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। ऐसे ना, दुबई सबसे इस टाइम एक्सपेंसिव है। और अभी तो जैसे चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की कि अब दुबई खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले ये था कि एक्सपैट्स जाते थे, वो जाके इन्वेस्टमेंट करते थे। इंडिया इज अ बिग मार्केट, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं दुबई के। आप इस तरह से रशियंस हैं, चाइना है, ये लोग अब बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब दुबई खुद इन्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त जो लोग मूव करना चाहते हैं, अच्छे करियर को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्केट बहुत अच्छी है। उसकी वजह ये है क्योंकि कंपटीशन जो है वो कंट्री वाइज भी काफी लेवल पे आ गया। दुबई है इस पे, हाँ जी बिल्कुल, इस पे मजीद डिटेल आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम टिप्स जानना चाह रहे थे कि जो बहुत सारे नौजवान यहाँ से जाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। जी
देखिए, सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। अब एक कंडीशन है जो दुबई ने अप्लाई कर दी है, इफ़ यू वांट टू वर्क ओवर देयर यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट पर्सन। मिनिमम आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन है। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होगे आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस ही नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है, उसके लिए कोई जिसने भी यहाँ से मूव करना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप एटलीस्ट वो रेस में शामिल तो हो ना, कि अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है तो इसका मतलब आप उस रेस में शामिल ही नहीं हो पा रहे हो। हाँ। फिर जब आप उस रेस में शामिल नहीं होगे तो आपको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। देन यू विल गो टूवर्ड्स लाइक ऑड जॉब्स। वो आप वो काम करो कि जो ना ही आपकी फितरत से मैच करता होगा, हाँ। ना ही आपकी एजुकेशन से मैच करता होगा। फिर उसकी वजह से जो चीज़ें हों, जो मसाइल होते हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो सबसे पहली जो सजेशन है वो जो लोग भी यहाँ से जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, अपने बच्चों को जो अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ग्रेजुएशन से पहले मूव मत करवाएं। सही। वो चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली, आपके पास अब जैसे वहाँ सैचुरेशन हो गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जिसमें हमारे पाकिस्तानी भी हमारी अपनी नेशनैलिटी के लिए चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आपके पास अपना कोई ना कोई डायरेक्ट सोर्स होना चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो आगे उसको एंटरटेन करे। बिकॉज पहले जब जिन वक्तों में हम गए 2010, 11, 12, 13 वो टाइम था कि चीज़ें थोड़ी सी कुछ बेहतर थी। अभी डिफरेंट है। अभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई हैं। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन, यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन एनी वन कि आप किसी के पास अपना बच्चा भेजोगे मेल और फीमेल, हाँ, वो कुछ भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आपको ये दो चीज़ें जो है ना वो बहुत देखभाल के करनी है। सही। बाकी प्रोफाइल के हवाले से जैसे आप जैसे क्वालिटी लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप हम लोग, मैं फिर यही कहूँगा, हम जैसा कोई नहीं है। हम पाकिस्तानी, हम लोगों की मिट्टी ऐसी है, हम काम करने पे आते हैं तो हमें कोई कम्पीट नहीं कर सकता। सही। बस ये है कि थोड़ा सा ट्रैक चाहिए, थोड़ी सपोर्ट चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छा है, हमारी एम्बेसी की तरफ से वहाँ में सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जो फिल्टर करने का प्रोसेस है वो यहाँ से होना चाहिए। जो लोग वहाँ जाकर, अब आप देखें लास्ट टाइम कुछ सुनने को मिला था कि कतर में कुछ ग्रुप पकड़ा था उन्होंने कि वो पार्टनर्स के वीज़ा पे थे, 36 और 37 नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लोग थे जो पार्टनर वीज़ा पे थे लेकिन भीख मांगते थे सब। अभी देख रहे हैं ये जो सऊदी अरब के हवाले से भी हमने देखा कितने लोगों को पकड़ा गया। अच्छा, फिर अभी दुबई का ही जिस तरह से हम बात करें तो दुबई में ही बैंक के हवाले से जो है वो कार्ड्स के हवाले से कितना बड़ा इशू, हाँ, के लोगों ने जो है वो फ्रॉड किया। वो क्या है, 1100 दिरहम एक सैलरी है। ठीक है, अब 1100 दिरहम क्या सैलरी है? उस सैलरी के ऊपर आपको 50,000 दिरहम का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। सही। तो वो लोग वो 3 से 4 लोग बीच में बैठ के उस ब्लंडर के अंदर इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह देखें, बेनिफिट कोई 1 ले रहा है या 2 ले रहा है या 4 ले रहे हैं। मैं जब देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि इसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मेरे पासपोर्ट पे पड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे, वो मेरी नेशनैलिटी पे पड़ रहा है। और मैं भीख मांगता हुआ किसी को देखूंगा, मैं जहाँ रहता हूँ रोलर स्ट्रीट है वो, वहां पे मैं देखता हूँ कि जो लोग बैठे होते हैं भीख मांग रहे हैं, लाइक 9 आउट ऑफ 10, बल्कि मैं 10 आउट ऑफ 10 बोलूंगा पाकिस्तानी होंगे। आपके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस और क्या होगा? चीजें आप अंदाजा लगाए ना, जिस बंदे का प्रोफाइल ये भाई वो यहाँ से दुबई का वीजा टिकट लेके, क्या उसका हौसला देखें, वो वीजा टिकट लेके वहां जाके भीख मांगता है। मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे तो हैं ना कि तुम वीजा टिकट ले रहे हो और वहां जाके भीख मांग रहे हो। कोई बात है ना कि फिर आगे की आपको चीजों का आइडिया नहीं होता। कुछ लोग जैसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होता कि आगे जाके करना क्या है, फिर तो वो इसी काम में मुलविस हो जाते हैं कि अच्छा इससे फिर हम ये हमारा कोई एक ऐसा जेन्युइन पर्सन आएगा जो वाकई किसी चीज का शिकार हो गया, अब वो मुझसे हेल्प मांगेगा तो मैं तो उसको समझूंगा ये उन्हीं में से एक है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। हम लोग पहले लोगों की हेल्प करते थे, चीजें करते थे, अब तो कोई बात करता है तो हमें भी डर लगा रहता है, पता नहीं यार ये भी उन्हीं में से कहीं ना एक ना हो। क्योंकि वहां पर एक ये चीज है, आप किसी को भीख नहीं दे सकते, आप किसी को ऐसे सपोर्ट करोगे तो आपके खिलाफ स्टेट लीगल एक्शन लेगी। ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना बेसिकली। तो यहाँ पर है कि कौन कैसा है आपको नहीं आइडिया। अभी तो हम लोग कहते हैं कि हम कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त तो हो नहीं सकता आपका, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा या आपको लेकर क्या आगे चलेगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा शमा, ये बताएं कि जिस तरह के अभी बहुत सारी हमारी चीजें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, फैमिली केसेस में इजाफा हो रहा है, तो आप क्या समझती हैं क्या हल होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
हर इसका तो यही है कि थोड़ा बहुत आप जो है हर किसी को, हर रिलेशन अपने आप को जो है ना वो स्पेस दे, एक दूसरे को समझने में टाइम दे कि भी ठीक है अब एक बंदा जो है वो बिल्कुल खाली और जहन हो गया है। वो कहते हैं ना ससुराल जाके बंदा दोबारा नर्सरी से पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो उसको जाहिर सी बात है टाइम दिया जाए कि हाँ आप ठीक है अपने आप को लो, चलो देखो, जज करो, उसको अपना टाइम देना चाहिए ताकि क्या कहते हैं ये जो चीजें हैं ना, जैसे आप जबरन किसी पे मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं, वो चीज खत्म हो, उसका मैं चाहती हूँ कि ये खात्मा हो। जब वो खात्मा होगा आप किसी को अपनी जिंदगी आजादाना तरीके से रहने देंगे। अब मिसाल है कि कोई लड़की नहीं आई है, उसका दिल चाह रहा है कि मैं बाहर चली जाऊँ, उसको पहले 10 लोगों को बताना पड़ता है कि भी मैंने जाना है, मैंने अपनी बहन के घर जाना है या मैंने अपनी माँ के घर जाना है या मुझे इस इशू के लिए बाहर निकलना पड़ता है, उसको 10 लोगों से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये चीजें जो है ना ये खत्म होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इस तरह की जो सोसाइटीज में बन रहे हैं ये अब काफी हद तक चेंज आया भी हो रही है, लेकिन चूंकि अभी हमारा सारा तबका इलिटरेट है, मोस्टली तबका जो है ना हमारे हम जनूबी पंजाब में देखें तो हमारे यहाँ काफी बुजुर्ग हमारे जो हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है। बहुत कम लोग जो हैं जो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मोस्टली नहीं कर रहे। वो कह देते हैं हाँ भाई इनने घर तो बैर रखे है, बात है किवें रखे है, हमारी मर्जी के बगैर कैसे गई है, बाजार छोटे छोटे क्यों गई है। इस छोटे छोटे इश्यूज जो है ना ये मेरे ख्याल से जब ये खत्म होना एक फैमिली में होंगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती हैं। वही बात है ना कि हम जितना अपनी चीज़ों को आसान करेंगे तो रिश्ते भी उतने ही आसानी से हम हैंडल भी कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे लिए तो फिर मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और फिर इसमें मजीद ही इजाफा होगा अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज सारा, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है आपके ओवरसीज गेस्ट से। जी जी। कि सारा टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। जी जी। रहते हैं ये सब वहाँ पे, तो लेकिन सारा आप टीवी से अपनी आवाज सुनेंगे करना पड़ता है और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सारा। ओवरसीज वही जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो उनको क्या मुश्किलात होती हैं, क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें दो चीजें हैं ना, एक आप ये पहले ये देखना होता है कि जो मूव करना चाह रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, वो किस पर्पज के लिए मूव करना चाह रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर वो जॉब सर्चिंग के लिए है तो जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन मस्ट है, और ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है एक तो आपकी एजुकेशनल कुछ प्रोफाइल है वो बेहतर होती है, सेकेंडली आप इतने यू आर लाइक मैच्योर इनफ टू डील विद चैलेंजेस, और दूसरी बात ये कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मूव करना चाहते हैं तो आपने बिजनेस मॉडल समझने होते हैं, बिकॉज कंट्री टू कंट्री एवरीथिंग वुड बी अ डिफरेंट। तो अगर आप चीज़ों को वहाँ जाकर सेटल करना चाहते हैं, और वो सबसे पहले आपका गोल क्या है, आप पहले गोल डिसाइड करोगे तो फिर उसके हिसाब से चैलेंजेस तो सेम, इट विल रिमेन द सेम, वो सेम चीज़ें रहती हैं कि वहाँ के। और सबसे अच्छी बात यहाँ वहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, वो सबके लिए फिक्स है। तो कुछ इस तरह से कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट मार्केट नहीं है वो। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग जॉब सर्चिंग के हवाले से भी कहें या बिजनेस के हवाले से भी कहें, वो हमारी इस्लामिक एक नेबर कंट्री है और सबसे बेहतरीन मार्केट है इस वक्त। जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो बात हमारी दरमियान में अधूरी रह गई थी कि दुबई खुद इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज उसको कम्पीट करना है कतर को, उसको कम्पीट करना है कतर ने बहुत कम टाइम में अपने आप को, मैं कहती हूँ डेवलपमेंट के हवाले से। नेक्स्ट जो आपके सामने जो राइजिंग कंट्री आएगा वो सऊदीया आएगा। सऊदीया विल बी अ बिगेस्ट मार्केट। इस वक्त जो जॉब मार्केट है, जो इन्फ्लुएंशियल मार्केट है, वो सऊदीया है। वो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए। सही। वो मतलब मक्का मदीना से बाहर निकल के आप जद्दा की तरफ जाएं, नियोम उनका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, मकाबिक स्टार्ट हुआ, द लाइन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं।
तो उनकी वजह से जो लोग पाकिस्तान में अगर कोई क्वालिटी आदमी है, देखें कुछ नसीब भी होता है, कुछ आपकी लक भी होती है, ये भी मैटर करता है। तो किस्मत आजमानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि घर बैठ के सोचने से बेहतर है कहीं ना कहीं अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। बहुत शुक्रिया आपका एहसन, आप हमारे साथ रहे और बहुत ही डिटेल से आपने जो है इस पे बात भी की। और इसके साथ ही शमा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो जो है वो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।